बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, लोगों को हिप्नोटाइज़ कर देना, लोगों को बिल्कुल फ्रीज कर देना, लोग जो सोच रहे हैं, जहाँ बैठे हैं, जहाँ अपनी इमेजिनरी एक सिचुएशन में है, वहाँ पर उनको रोक देना। आपने देखा होगा बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्म्स, बड़ी छोटी छोटी उम्रों में आप लोगों ने शायद देखी होंगी। मैं भी खुद उस वक्त छोटी थी। मिस्टर इंडिया अनिल कपूर साहब की फ़िल्म थी जिसमें उनको घड़ी मिल जाती है, गायब हो जाते हैं, फिर ठीक है, और उसके बाद घड़ी के ज़रिए वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। फिर इसी तरह बैक टू द फ्यूचर मूवी सब ने देखी है। वो बैक टू द फ्यूचर में भी आपने देखा होगा कि जो है वो गाड़ी एक ऐसी ईजाद करते हैं जिसके ज़रिए वो अपने या तो आगे फ्यूचर में चले जाते हैं, पीछे फ्यूचर में चले जाते हैं। एंड वो ज़बरदस्त किस्म के साइंटिस्ट होते हैं। बच्चों में तो बहुत ही मकबूल फ़िल्म है। उसके अलावा आपने बहुत सी ऐसी फ़िल्म देखी होंगी जिसमें पास्ट में लोगों को भेज दिया जाता है किसी किस्म से हिप्नोटाइज़ करके, और उनसे उनके जितने भी मामलात हैं वो उधर पूछे जा रहे होते हैं जहाँ पर वो फंसे होते हैं, या कोई उनको सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर उनको चेक किया जा रहा होता है। तो ज़िंदगी का कोई ट्रॉमा जो उनके जहन में फंसा हुआ होता है, जो उनके लाशऊर में होती है, उसको जानने के लिए कि ताकि उनकी आगे जो ज़िंदगी है, जो उनका फ्यूचर है, उसको आसान बनाया जा सके। बहुत से ऐसे लोग हैं आपको इस तरह से हिप्नोटाइज़ करते हैं और आपको आपके पास में भेज के उस सिचुएशन को जानने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बचपन से ना खौफ का शिकार होते हैं, किसी चीज़ का डर होता है उनको, कोई वहम होता है, और वो एक ऐसी ट्रीटमेंट होती है कि जब उनको हिप्नोटाइज़ किया जाता है तो उनको जब उनके पास पे भेजा जाता है तो वहाँ से उनकी सिचुएशन को चेक करके उनकी ट्रीटमेंट जो है उस तरीके से जो है वो माहिरीन जो है उसको एक्सपर्ट जो है वो वैसे तरजीह दे रहे होते हैं और वैसे उनकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। मगर आज हमने ये सोचा कि क्यों ना ये जो चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं, इस पर इसका ऐसे इलाज है, इसकी ये चीज़ें हैं, ऐसी जो है तरीके से हिप्नोटाइज़ हो जाता है इंसान, और ये साइकोलॉजिकली हम किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, सब चीज़ों को दिखाने के लिए, बात करने के लिए, इसमें क्या हकीकत है, कितनी सच्चाई है, क्या आप हिप्नोटाइज हो सकते हैं या नहीं, इसकी हकीकत जानने के लिए ही आज ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पर सजाया है। मेरे पास ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं जो कि हैं मुदस्सरा वहीद, माइंड पावर आर्टिस्ट है, और इनके जो दावे हैं वो अपने क्लाइंट्स के साथ बड़े सच्चे हैं। अभी तक जितने भी इन्होंने क्लाइंट्स को डील किया है, जो रिसर्च मेरे पास आई है, शी इज़ वेरी फेमस इन दिस एंड वेरी एक्सपर्ट इन दिस। और उसके साथ हम इनसे पूछेंगे कि ये जो हिप्नोटिज़म और टेलीपैथी है इसमें क्या फ़र्क है और ये कैसे हिप्नोटाइज़ किया जाता है। आप कॉल कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं किसी माजी की किसी ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो उस चीज़ का हल क्या है, कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मुदस्सरा? जी वालेकुम अस्सलाम। फिज़ा आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आज का टॉपिक बड़ा डिफरेंट है लोगों के लिए, क्योंकि आधी दुनिया को तो ये समझ ही नहीं आती, लगता है कि शायद ये मजाक है, जिससे जोक। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए हिप्नोटिज़म होता क्या है? इज़ दैट ट्रू के लोग हिप्नोटाइज़ हो जाते हैं, हिप्नोटाइज़ कर दिया जाता है? ओवर टू यू। जी फ़िज़ा, बिल्कुल हिप्नोसिस एक सच्चाई है और एक ये बड़ा ही साइंटिफिक किस्म का प्रोसीजर है जिसमें हम अपने माइंड के साथ एक लाशऊर के साथ कनेक्शन बनाते हैं, और हम ये दूसरों पे भी कर सकते हैं और अपने आप पे भी कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है? इसकी डिफरेंट टाइप्स है। इसको कोई भी कर सकता है। अच्छा। इसको सीख कर कोई भी कर सकता है। सीख कर, ओके। जी, इसको सीख कर कोई भी कर सकता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक वो होता है जो आप पहले बात करें थी, स्टेज हिप्नोसिस। स्टेज हिप्नोसिस में हम इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं और ऑडियंस के साथ हम उनके माइंड के साथ मतलब गेम्स करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। हम करते हैं ज़्यादातर सेल्फ हिप्नोसिस और हिप्नोथेरेपी। सेल्फ हिप्नोसिस ये होता है कि हम अपने साथ, अपने लाशऊर के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं। हमारे दो तरह के माइंड होते हैं, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड और एक होता है हमारा सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है। कॉन्शियस माइंड ये है कि जब हम आपस में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वो हमारे बॉडी के फंक्शंस चला रहा है, हमारी जो है हार्ट बीट को चला रहा है। अनकॉन्शियसनेस भी होता है ना? जी, मतलब ये तीसरा भी हो जाएगा? नहीं, वो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक ही होता है। अच्छा जी, उसको एक ही, वो बेसिकली वो माइंड की फ्रीक्वेंसीज होती है ना, ठीक है। तो अब उसमें थ्योरी में तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस में जाती हूँ, ठीक है। उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। अब सेल्फ हिप्नोसिस अगर हम अपने साथ करते हैं ना,
तो हम अपने बॉडी के फंक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हमारा लाशूर कंट्रोल कर रहा है हमारी हार्ट बीट को। हम बात कर रहे हैं, हम कॉन्शियसली ब्रीदिंग नहीं कर रहे, हमारी ब्रीदिंग हो रही है। और जब हम सो रहे होते हैं, हमारे बाल ग्रो कर रहे होते हैं और हमारे नेल्स ग्रो कर रहे होते हैं, हमारा जो है ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है। तो ये सारे फंक्शंस सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है। अब हम जब उसको कमांड दे देते हैं अपने आप को हिप्नोसिस करके, हम उसको कमांड देते हैं, तो हम उससे क्या क्या करवा सकते हैं। हम अपने बालों की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, हम अपना वेट जो है वो कम कर सकते हैं, हम अपने स्किन ग्लो कर सकते हैं, और इसके अलावा बहुत से काम हम अपने फ़ोबियाज़ ख़त्म कर सकते हैं, फ़ियर ख़त्म कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, और बहुत सारे काम हैं मतलब जो हम अपनी नींद को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये टेलीपैथी और हिप्नोटिज्म में क्या फ़र्क होता है फिर? सही, टेलीपैथी में ये होता है कि हम किसी और के माइंड के साथ कनेक्शन बनाते हैं और हम एक मैसेज उसको कन्वे करते हैं। मतलब मैंने सोच लिया कि मैंने फ़िज़ा को एक मैसेज देना है, ठीक है, तो मैं जस्ट अपना उसमें डीप स्टेट में जाऊंगी, और उसको हम अल्फ़ा स्टेट बोलते हैं। डीप अल्फ़ा स्टेट में जाऊंगी और उसमें मैं एक मैसेज आपके साथ कनेक्शन बना के आपको एक मैसेज दूंगी। आपको वो मैसेज मिलेगा और आपको लगेगा वो आपके अंदर की आवाज़ है। तो अच्छा, टेलीपैथी मैंने सुना है कि कहीं पे भी हो तो सामने वाले को किया जा सकता है, मगर जो हिप्नोटिज्म है उसमें बंदे का, पेशेंट का सामने होने बहुत ज़रूरी है। इज़ दैट ट्रू? जी, उसमें जो हिप्नोथेरेपी है ना, एक मैंने अभी तक सिर्फ सेल्फ हिप्नोसिस बताया। हिप्नोथेरेपी है हम दूसरे बंदे की किस तरह से उसके पास्ट के ट्रॉमास ख़त्म कर सकते हैं, उसके फ़ियर फ़ोबियाज़ ख़त्म कर सकते हैं, उसकी ज़िंदगी की परेशानियाँ, मसाइल, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ उसका ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए सामने होना ज़रूरी है, जबकि टेलीपैथी के लिए अगले बंदे का सामने होना ज़रूरी नहीं है। हमने बहुत जैसे सारे, मैं आपके सामने बैठी हूँ तो जो मुझ पे होगा वो हिप्नोटिज्म होगा। जी ऑलराइट, जी, टेलीपैथी नहीं होगा। जी, लेकिन टेलीपैथी से हमने ऐसे ऐसे काम करवाए हैं, लाइक किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है किसी के घर पे, हमने वो खाली करवाया जस्ट टेलीपैथी से, ठीक है। किसी ने किसी के पैसे लिए हुए हैं, वापस नहीं किए, वो करवाए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो हम अगले बंदे को मैसेज कन्वे करते हैं और उसे लगता है मेरे अंदर की आवाज़ मुझे बार बार तंग कर रही है, और फिर वो बंदा वो काम कर लेता है। क्या हिप्नोटिज्म से इंसानी दिमाग को काबू किया जा सकता है? जी, बिल्कुल किया जा सकता है। उसे कोई भी कमांड दी जा सकती है, यहाँ तक कि उसे कह दिया जाए कि आपने सुबह डेली 5 बजे जागना है तो वो 5 बजे जागेगा। उसे कह दिया जाए कि आपका ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए तो उसका ब्लड प्रेशर इतना रहेगा। मतलब इतना स्पेसिफिक भी हम उसको माइंड को कमांड दे सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कि कोई इंसानी जिस्म जो है वो आपके अहकामात पर पाबंद हो जाए हिप्नोटिज्म के ज़रिए? प्लीज़ एक्सप्लेन। उसमें यह है कि हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं ना, वो ऑलरेडी हमारा सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है। तो जब हमने कनेक्शन बनाना है, हम कॉन्शियसली किसी को कोई काम कहेंगे, उसकी अपनी मर्ज़ी है वो करे ना करे, लेकिन जब हम उसके सबकॉन्शियस माइंड को कहते हैं, तब वो ऑटोमेटिकली वो बॉडी को उस ऑर्गन को जो है ना वो ऑर्डर देता है हमारा माइंड, और फिर हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। क्या हिप्नोटिज्म किसी के ऊपर भी असरअंदाज हो सकता है या महज कुछ ख़ास मखसूस लोगों पर ही मौसर होता है? नहीं, हिप्नोटिज्म सबके ऊपर हो सकता है। अच्छा, सिवाय उनके कि जिन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया हो इसी फील्ड में, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हों कि हम तो किसी के साथ कर सकें लेकिन कोई दूसरा हमारे ऊपर ना कर सके। तो वो बहुत रेयर केसेस में होता है। अलबत्ता हम जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो कन्वे हो जाता है। क्या हिप्नोटिज्म के ज़रिए माजी की गलतियों को सही करना, ठीक करना मुमकिन है? जी, बिल्कुल मुमकिन है। उसमें यह है कि गलती जो हो चुकी उसे टाइम मशीन के ज़रिए वापस जाके तो दुरुस्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जो उसके इम्पैक्ट्स हैं, अगर उसका हमारे माइंड के ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया है कि हम स्टक हो गए हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसे भूल नहीं पा रहे हैं, तो उसे बिल्कुल हम भुला सकते हैं और हम लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं, उस सिचुएशन से, ट्रॉमा से निकल सकते हैं और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। क्या मुझ पर हिप्नोटाइज हो सकता है अभी? जी, बिल्कुल हो सकता है, मगर ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। आज अपने आप पे यहाँ पर लाइव हिप्नोटाइज करवाऊंगी मैं, मेरे साथ रहिएगा। आप कॉल भी कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। अब आई डोंट नो अगर मुझ पे हिप्नोटाइज होता है तो मैं ये कॉल रिसीव करने के काबिल होंगी, शो कंडक्ट करने के काबिल होंगी कि नहीं, या फिर मैं अपने माजी के कौन कौन से राज शायद आपके सामने यहाँ पे फाश कर दूँ। आई डोंट नो, बट लेट्स सी। मैं कराती हूँ हिप्नोटाइज ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और मुदस्सरा मेरे साथ मौजूद हैं जो माइंड आर्टिस्ट हैं। आपको पता है अभी मैं यूएसए भी गई हुई थी, तो वहाँ पर भी ना जगह जगह पर वहाँ पर ऐसे क्लिनिक्स जो हैं, ऑफिस खुले हुए, लोग बहुत ज़्यादा इस तरह की ट्रीटमेंट्स लेते हैं। इनकी भी जो तालीम है, जो इन्होंने पढ़ा है, वो भी यूएस की इनके पास डिग्री मौजूद है। तो शी इज़ वेरी एक्सपर्ट्स। लेट्स ट्राई। मैं अभी यहाँ पर हिप्नोटाइज़ होने लगी हूँ। आपको पता चल जाएगा कि हिप्नोटाइज़ करके इंसान किस तरीके से अपनी माजी की गलती को ठीक कर सकता है, या फिर अपनी माजी में किसी सिचुएशन में अगर आप फंसे हुए हैं और कोई ट्रॉमा है आपको, तो आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो ओवर टू यू मुदस्सरा के पास अभी वो टिंग 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 नहीं है, बट उसके बावजूद शी सेइंग कि मैं बातों से और बात से जो है ना आपको हिप्नोटाइज़ कर सकती हूँ। तो लेट्स ट्राई विद दैट। वैसे इन्होंने कहा था मुझे ब्रेक में कि एक रिंग और एक धागा भी चलेगा, बट इट विल गोना टेक टाइम टू अरेंज ऑल दैट। सो हम यहाँ पर बातों से हिप्नोटाइज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम इससे भी हिप्नोटाइज़ सीखेंगे। आपके पास आना है, आपसे दूर रहना है मुदस्सरा, क्योंकि ज़रा कहानी कुछ ऐसी है कि आप मुझे हिप्नोटाइज़ करने लगी हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। आप सामने बैठे हैं, आप इजी होके रिलैक्स हो जाएं, टेक लगा लें। ओके, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, टेक लगा लें। मुझे सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन बता दें लोगों को कि जो आप मुझे हिप्नोटाइज़ करने लगी हैं, तो इस हिप्नोटाइज़ में आप मेरे साथ करेंगी क्या, मुझे क्या कहने लगेगी, मेरे साथ क्या होगा, थोड़ा बहुत आइडिया। अच्छा, बेसिकली हम ये जो हिप्नोटाइज़ करने लगे ना, इसमें हम एक हिप्नोथेरेपी करेंगे। एक बहुत ही बेसिक सी सिंपल सी एक्सरसाइज है जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाएगी, और इससे क्विक रिलीफ मिलता है और लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ मिलता है। अगर आप किसी पास्ट के किसी ट्रॉमा में फंसे हुए हैं, आप किसी इवेंट में जो है, आप किसी इवेंट को, किसी हादसे, इंसिडेंट को भुलाना चाहते हैं, उसका इम्पैक्ट आपके माइंड पे इतना ज़्यादा है कि आप स्टक हो गए हैं, आगे नहीं मूव कर पा रहे हैं, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत बेस्ट है। और ये बस क्विक रिलीफ है, बेसिक है और इजी, सादा और आसान अल्फाज में मैं करवाऊंगी कि जो लोग मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं वो लोग भी अगर चाहें तो मेरे साथ ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। जस्ट वो अपनी आंखें बंद करें, टेक लगा के बैठें और मेरी आवाज़ को सुनते रहें और इसको फॉलो करते रहें। और वो भी हिप्नोटाइज हो जाएंगे, मगर वो फिर निकलेंगे कैसे? मुझे तो आप निकाल देंगे, वो कैसे पतली गली से निकलेंगे? उनकी लाइट चली गई तो? जैसे आपको निकालेंगे वैसे वो भी निकल नहीं, उनकी लाइट चली गई तो फिर वो हिप्नोटाइज ही घूम रहे होंगे। नहीं, उसमें कोई इतना कोई इफेक्ट नहीं है। हम वो डीप स्टेट वाला हिप्नोटाइज कर भी नहीं रहे हैं, ठीक है। उसमें सेशंस में टाइम लगता है, वो तकरीबन घंटे 2 घंटे का सेशन हो जाता है। तो हम जो कर रहे हैं वो बहुत ही शॉर्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है। अब मैंने टेक लगा लिया, आई एम रेडी फॉर हिप्नोटाइज। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं कि आप होस्ट हैं, ठीक है। नाज़रीन खबरदार मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं हिप्नोटाइज होने लगी हूँ। ओके सही। अच्छा चलें, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी सांसों की तरफ फोकस करें। अपनी सांसों को नोटिस करूँ? जी, बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपने जिस्म को। आपके शोल्डर्स थोड़ा सा रिलैक्स होने वाले हैं। आप शोल्डर्स को आपकी आवाज़ मुझे कम आ रही है। ओके, आप अपने शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। अभी भी आवाज़ कम आ रही है। ओके आप अपने शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। ठीक है, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, आंखें बंद कर लें, बिल्कुल टिक लगा लें, सिर को थोड़ा सा पीछे, सिर को बिल्कुल रेस्ट करने दें। जी, ज़्यादा ही हो गया। नो दिस बेटर, इट्स बेटर। आप सर को बिल्कुल रिलैक्स करने दें, अपनी लेग्स को रिलैक्स करने दें। अभी थोड़ा सा उस पे लेट जाऊँ? इस पे लेट जाती हूँ। आप इधर आ जाए, आपको माइक लगा हुआ, आप इधर आ जाए। मैं गड्डियाँ इधर लाती हूँ, आपको इजी हो जाएगा। नाज़रीन मुझे कोई छेड़ा ना, मैं फिर हिप्नोटाइज होने लगी हूँ। खबरदार जो मुझे किसी ने छेड़ा। चलो अब आप जो बोलती हैं बताएं। ओके, अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो गई हैं। हाँ ठीक है, अपने फोरहेड की तरफ अपनी अटेंशन लेकर आएं। इसको बिल्कुल सेल्स को, सब सेल्स को आप जो है ना रिलैक्स छोड़ दें। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। वेरी गुड। नाउ इट सीम्स कि आप रिलैक्स हो गई हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हमारा जो जहन है वो तस्वीरी शक्ल में सोचता है, तो आप कोई ऐसा इवेंट सोचें जिससे आप बाहर निकलना चाहती हो, जिसका इम्पैक्ट अभी तक ख़त्म ना हुआ हो। उस इवेंट को जस्ट एक लम्हे के लिए आपने सोचना है, उस लम्हे में डूबना नहीं है, ठीक है। सोच लिया? अब आपने क्या करना है, आपके माइंड में एक पिक्चर बनी होगी, एक इमेज बना होगा। अब आपने इस इमेज को इमेजिन कर लें कि ये प्रिंटेड फॉर्म में आपके ब्रेन के ऊपर पड़ा है, आपके सर के ऊपर पड़ा है, ये जो इमेज है।
अब इसको अपने से आहिस्ता आहिस्ता दूर लेके जाएं। ये आपसे दूर जा रहा है, ये आपसे काफ़ी दूर होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, बिल्कुल दूर, आपसे इतना दूर चला गया, ये आसमानों तक पहुंच गया और अब आपको ये इमेज नज़र भी नहीं आ रहा है। अब आपको ये इमेज बिल्कुल भी गायब हो गया है। ठीक है, अब दोबारा अपनी तवज्जो अपने सेंटर ऑफ हेड में लेकर आएं और दोबारा इस इवेंट को देखें, सोचें, क्या अब आपको दोबारा ये इमेज नज़र आ रहा है? या तो नज़र नहीं आ रहा होगा या फिर बिल्कुल ब्लर सा नज़र आ रहा होगा। अब दोबारा इसको दूर ले जाएं, इसे दूर लेते जाएं, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। ये इमेज आपसे बहुत दूर जा चुका है। अब ये दोबारा इमेज आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अब कोई ऐसा इंसान के बारे में सोचें जो आपका नापसंदीदा हो या उसकी कोई बात या कोई बिहेवियर आपको बुरा लगता हो। वो शायद कहीं आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है या कहीं भी हो सकता है। ऐसे किसी बंदे के बारे में सोचें। इसका भी इमेज बना होगा। अब इसके इमेज को भी अपने माइंड से दूर लेके जाएं, दूर लेके चलते जाएं, काफ़ी दूर ले जाएं, बहुत दूर। अब ये इमेज इतना दूर हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि अब आपको नज़र भी नहीं आ रहा है। अब दोबारा आएं, अपने माइंड में वापस आएं, दोबारा उस बंदे के बारे में सोचें। क्या अब आपको ये इमेज इसका उतना ही क्लियर नज़र आ रहा है या ब्लर नज़र आ रहा है? ठीक है, ब्लर नज़र आ रहा है तो अब आप इसको एक दफ़ा फिर दूर ले जाएं अपने से, बहुत दूर ले जाएं, बिल्कुल दूर ले जाएं और बिल्कुल इसको गायब कर दें। अब ये बहुत दूर जा चुका है और गायब हो चुका है। ठीक है, अब इस बंदे का आपकी ज़िंदगी पे उतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा, आपको इसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अब आप प्रेजेंट के किसी इवेंट या पर्सन के बारे में सोच सकती हैं जिससे अब आप जान छुड़ाना चाहती हो, या जो अभी आपको टीज़ करता हो, या कोई भी ऐसा बंदा जिससे आप जो है वो डिसोसिएट होना चाहती हो। ठीक है, इमेज बन गया उसका। अब इस एक इमेज को बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना, जस्ट एक इमेज को हल्का सा इमेज की फॉर्म में आपने इसको अपने से दूर लेके जाना है। इमेजिन कर लें कि ये इमेज जो है वो आपके सर के ऊपर रखा हुआ है और अब एक बटन प्रेस करें और आपका ये इमेज जो है वो दूर जा रहा है, बहुत दूर जा चुका है, बिल्कुल दूर आसमानों में जाके गायब हो चुका है। अभी दोबारा उसके बारे में सोचें जस्ट एक लम्हे के लिए। अब अगेन आपको ये बिल्कुल ब्लर सा नज़र आ रहा होगा। अब इसको आप बिल्कुल दूर लेते जाएं अपने से, दूर लेते जाएं, दूर लेते जाएं, दूर लेते जाएं, बिल्कुल दूर चला गया। अब ये बिल्कुल रिलैक्स है। अब आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी आंखें खोल सकती हैं और इसके बारे में हमें फीडबैक दें कि आप पहले कैसा फ़ील कर रही थी और अब कैसा फ़ील कर रही हैं इन्हीं सिचुएशंस, इवेंट और पर्सन के बारे में। बेटर, सही है, अच्छी एक्सरसाइज है। रिलैक्स फील कर रही होंगी। हाँ, नहीं एक्सरसाइज अच्छी है। एक तो जितनी नफरत थी जो पिक्चर लेकर आई उसके ऊपर मैंने थोप दी, ठीक है। एंड देन you said that I have to go blur the picture, blur the image, blur the personality, which I did as therapy. It was nice, yeah, it was great. तो आपके जिस ऑडियंस ने भी आपके साथ ये एक्सरसाइज की है उनसे भी आप अपना फीडबैक मंगवा सकते हैं, जैसे भी आपका प्रोसीजर है। इट्स अ गुड थेरेपी, इट्स अ गुड एक्सरसाइज। जिस चीज़ से खौफ या फिर कोई चीज़ ऐसी जो ट्रॉमा जिससे आप फंसे हुए हैं या ड्रैग है, मुझे लगा कि उस चीज़ के ऊपर पहले तो हमने जो हमारी सारी नेगेटिव सोच थी, वो जो हम सोच रहे थे वो सारा पहले उसके साथ अटैच किया, वो हेट अटैच किया। बिकॉज वंस यू से ना कि वो उसको पहले लेकर आए, उस पिक्चर में लेकर आए ना ऑल दैट, फिर आप सारा उसके ऊपर नेगेटिव थोप देते अपनी बिल्कुल सोच को और उसके बाद वो सारी नेगेटिविटी आप निकाल देते हैं। वो फिर आप कहते हैं
ब्लर कर दें जाए तो वो उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है मुझे लगा। वंस यू सेड कि अब ये वापस नहीं आएगी इमेज, तो ये इट हैपेंस दैट वे। या ये एक अच्छी तो ये बहुत एक ये छोटी सिंपल और क्विक रिलीफ की एक्सरसाइज थी और इसका इफेक्ट भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। अच्छा। तो इसी तरह की बेशुमार जो वीडियोस हैं वो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल भी है, वेबसाइट भी है, उसमें बहुत सारी गाइडेड हिप्नोथेरेपी की ऑडियोज पड़ी हुई का नाम क्या है? माइंड पावर आर्टिस्ट। माइंड पावर आर्टिस्ट जी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई भी बंदा उनको सुने और अपनी ज़िंदगी के मसाइल हल करे, अपने मसाइल हल करे, अपने प्यारों की ज़िंदगियाँ संवारे और उसके बाद फिर इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे। आई लाइक इट। अच्छी एक्सरसाइज है, आप ट्राई कर सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लर्न करके सीख के कोई किसी के साथ भी कर सकता है, तो एक अच्छी थेरेपी थी। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके बॉडी में नेगेटिव सोच के साथ तरजीह रखती है या रहती है आपके अंदर और आपको बाउंड कर लेती है, आप अपने फ्यूचर की तरफ नहीं जा सकते, तो दिस इज़ द थिंग दैट यू गो इन द पास्ट एंड यू थिंक ऑफ दैट प्रॉब्लम जहाँ पर आप बहुत स्टक थे और आपको बहुत तकलीफ़ थी। चाहे आपको अपने किसी रिश्तेदार से कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी नफ़रत या कोई तकलीफ़ जो उन्होंने आपको दी हो और आप डिज़र्व नहीं करते थे और यू आर इन पेन, यू कैन टेक देयर नेम इन द माइंड। और क्योंकि देखें ना, कोई ऐसी बुरी यादें होती हैं बचपन की, कोई खौफ, भूत का डर, कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा इंसिडेंट, एक्सीडेंट, कोई गाड़ी एक्सीडेंट, कोई रास्ते का या कोई ऐसा ट्रॉमा जिसमें आपके वालिदैन आपसे बिछड़ गए, इस दुनिया से चले गए, कोई भी ऐसी चीज़ की ट्रॉमा आपको लगती है, तो इस तरीके की थेरेपी के लिए आप जा सकते हैं। आई लाइक द थिंग एंड इट्स पॉजिटिव। जो चीज़ पॉजिटिव आपको कराए, आपकी सेहत ठीक कराए, आपका मेंटल हेल्थ ठीक कराए, आई विल रेफर। थैंक यू सो मच। तो मुदस्सरा, इट वाज नाइस मीटिंग। एक अनाउंसमेंट है। जी जी जी। 1 अक्टूबर से हमारा एक मेगा माइंड साइंसेस मास्टरी कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो जो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो एक्सपेंसिव अलूम है माइंड साइंसेस के करना चाहते हैं, तो वो हमारा यूट्यूब चैनल पे जाके तो इसको ज्वाइन कर लें और ये पूरा कोर्स वो कर सकते हैं और ये सब चीज़ें वो सीख सकते हैं और फिर अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और फिर दूसरों को भी बेनिफिट दे सकते हैं। वाओ, दैट्स नाइस। सो टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, जैसे कि अभी फर्स्ट ब्रेक जो थी उसमें हमने आपको यहाँ पर दिखाया कि किस तरीके से आपको हिप्नोटाइज़ किया जाता है, किस तरह से आपकी ट्रीटमेंट की जाती है और कितना कारआमद है, इसमें कितनी सच्चाई होती है। मैंने खुद अपने ऊपर हिप्नोटाइज़ करवा के आपके सामने यहाँ पर इस शो को कंडक्ट किया और सारी सिचुएशन बताई। तो अब इसी तरह एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हमारे पास एक फंटास्टिक मेहमान है जिनको बहुत शौक़ से सुनते हैं जब वो बोलते हैं, जो उनकी मिसालें होती हैं, उनकी एग्जाम्पल्स के साथ अब अपनी चीज़ों को बड़ा सही तरीके से लेके चलते हैं, बिकॉज आप उन एग्जाम्पल्स को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वन ऑफ द वेरी फेमस सुल्तान खान मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आज हमारे पास फिर स्पेशली एक ज़बरदस्त टॉपिक को हम लेकर आए हैं, टीनेजर्स की तरबियत। तो मुझे लगा कि इनसे अच्छा कोई नहीं हमें गाइड कर सकेगा, समझा सकेगा। एंड आजकल सबका इशू है ये टीनेजर्स की जो तरबियत है उसको हम किस तरीके से लेके चलें, किस तरीके से उनको सही रास्ता दिखाएं। तो हमारे पास सुल्तान खान साहब को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। Doing such a nice suiting, always suit inside the waistcoat, tie. You look great. ऐसा है कि फ़िज़ा चूँकि हमारा काम ही कोचिंग का है, लाइफ कोचिंग, बिज़नेस कोचिंग, ट्रेनिंग, सेल्स ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, तो असाइनमेंट ऐसी होती हैं सारा दिन के। फिर सीएसएस का बैकग्राउंड है तो वहीं से आदत पड़ गई हुई है एक वो अंग्रेज़ी बोलने की। आपके शोज़ में आते हैं तो बड़ी, या किसी सेशन में जाते हैं, बड़ी मुश्किल से अंग्रेज़ी के अल्फाज को माइनस करते जाते हैं ना। हाँ। क्योंकि इंग्लिश की चूसनी से ज़रूरी है इज्तनाब, हाँ। छूटती नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई। तो सिविल सर्विस के एकेडमी में जब ट्रेनिंग करते हैं तो दो चीज़ें लग जाती हैं, एक ये पेंट कोट टाई लग जाता है, हाँ। और एक अंग्रेज़ी की जो है ना चूसनी लग जाती है। अरे वाह। फिर अगर हमने पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो फिर इसमें हम बैलेंस करते रहते हैं, तो चूसनी से तो बचते रहते हैं क्योंकि हाँ। ताकि लोगों को समझ में आए, सारी ऑडियंस समझ सके, उर्दूनाइज करते रहते हैं। हाँ। लेकिन वो दूसरा जो ये ड्रेसिंग वाला लगा होता है, ये शायद हमें फिर इसमें कोई हरज नहीं मालूम हो रहा होता, तो ये चलाते रहते हैं। अरे वाह। अच्छा, मैं आज क्योंकि टीनेजर्स की तरबियत टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ, तो मुझे ये बताइएगा सर, देखने वालों को, ये जो टीनेजर्स बच्चों के जो इमोशनल बिहेवियर होते हैं, उनमें जो तब्दीलियाँ होती हैं, उनको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं और क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं? असल में फ़िज़ा ऐसे है कि जब बच्चा बहुत छोटे होने से ही, अब दौरे हाजिर के अंदर जैसे ग्लोबल विलेज बना है, जैसे दुनिया अब एक हथेली पे आ गई है, तो तब्दीलियाँ बहुत तेज़ हो गई हैं। जैसे टीन एज को ट्रेडिशनली हम समझते हैं कि 13 साल से 19 साल तक के बच्चे जो हैं उसको हमारी किताबों में टीनेजर लिखा जाता है या हम बोलते हैं, लेकिन जब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ घर में,
कि वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैंने उनको बचपन से जैसे जाते देखा, तो अब मैं देखता हूँ कि जो बच्चा पहले 13 साल में जो कॉन्सेप्ट समझता था, जो उसके अंदर टीन एजर वाली आदत और चीज़ें और डेवलपमेंट शुरू होती थी, वो अब मैं देखता हूँ कि बच्चे में 7-8 साल की उम्र के अंदर ही मैंने अपने बेटे में, अपनी बेटियों में जब उनको डेवलप होते देखा, तो मैंने देखा जो हमारे अंदर 13, 14, 15 साल के अंदर बहुत सारे टीन एजर वाले कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते थे, वो बच्चे स्कूल से और सोशल मीडिया से और दौरे हाजिर के जो फास्ट टूल्स हैं कम्युनिकेशन के और ग्लोबल विलेज का जो इम्पैक्ट है, उससे वो बहुत जल्दी लेना शुरू हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को ये आगाह रहना होगा, अवेयर रहना होगा कि वो कहीं वेट करते रहें हमारे ट्रेडिशनल प्रोग्राम सुन के और किताबें पढ़ के कि अच्छा अभी तो हमारा बच्चा 9 साल का है, अभी तो 8 साल का है, तो अभी तो 10, अभी तो 3-4 साल हैं, फिर हम टीन एजर के बारे में कुछ सोचेंगे, पूछेंगे। तो ये जो प्रोग्राम आज आप कर रही हैं, ये मेरे ख्याल में 7-8 साल के बच्चों के पेरेंट्स को भी उतनी ही तवज्जो से लेना चाहिए। टीन एजर लफ्ज़ सुन के उनको आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए कि अच्छा हमारा अभी लेवल नहीं है, हमारे बच्चे तो जो 7-8 साल तक हैं या 6 साल तक हैं या 10 साल तक हैं। चेंजेस जो आप फरमा रही हैं आई हैं, वो चेंजेस ये हैं कि बच्चे में पहले जैसे टीन एज में जब बच्चा आता है तो उसके अंदर कुछ चीज़ें डेवलप होना शुरू होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल खुद नुमाई का शौक़ शुरू होना शुरू होता है, अपनी डाइट के बारे में कॉन्शियसनेस आना शुरू होती है, अपनी फ़िटनेस के बारे में मैं लगता कैसा हूँ। छोटे होते हुए बच्चा आप वैसे ही थापी दे देते, आप शाबाश कहते, एक बच्चे को कहें बेटे वो बॉल पॉइंट उठा के लाओ, वहाँ 10 बॉल पॉइंट पड़े हैं, बच्चा खिलौने से खेलता रहेगा, छोटा बच्चा जो अभी प्री टीन में है। लेकिन उसे जब आप कहते हैं बॉल पॉइंट उठाओ, बुक लाओ, वो लाता है, आप सिर्फ उसे शाबाश दे दें, थपकी दे दें, वो दौड़ा जाएगा, अगली 10 पेंसिलें भी ला के रख देगा, आपने मांगी भी नहीं है। लेकिन जैसे आगे चलता है बच्चा तो चेंजेस शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मैं जो इमोशनल इम्पैक्ट आता है ना जो टीन एज में बच्चों के ऊपर, उसके ऊपर ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी। चिड़चिड़े हो जाते हैं, बदतमीज़ हो जाते हैं, माँ बाप के साथ रूड हो जाते हैं, माँ बाप को कहते हैं आप क्या हैं, आपको तो हमारी समझ ही कोई नहीं आती है, हमारी जनरेशन ये चल रही है, आप क्या थे, मैं बड़ी हो गई हूँ, बड़ा हो गया हूँ, आपको क्या पता इस दौर में चल क्या रहा है, आपका स्कूल होगा जो भी होगा, आज हमारे स्कूल ऐसे नहीं है। तो ये वो जो सिचुएशंस आ गई हैं घर में, और इतनी टेंशन माँ बाप को ये होती है कि बच्चे इस टीन एज अपनी उम्र में ना हाथ से निकल जाएंगे। या तो उनको लगता है पेरेंट्स को कि यही टाइम है, ये हाथ में आएंगे, या फिर ये हाथ से निकल जाएंगे। ये जो घबराहट, ये इमोशंस, ये सारा कुछ है, इसके बारे में मैं चाह रही हूँ ज़रा ज़रूर डिस्कस करें। जी फ़िज़ा, ये बहुत ही अहम इशू की तरफ आपने इशारा किया है। ये जो आपने आखिर आपकी बात जहाँ मुकम्मल हुई है ना कि या तो ये हाथ से निकल जाएंगे या इनको हम कंट्रोल कर लें, मैं समझता हूँ कि ये थॉट प्रोसेस ही ठीक नहीं है। मतलब उनको कंट्रोल करने की कोशिश करना या उनको काबू करने की कोशिश करना या इस फियर का शिकार होना कि वो हाथ से निकल जाएंगे, ये पैदा कहाँ से होता है? ये यहाँ से पैदा होता है कि हम बच्चों को डेवलप करना चाहते हैं, हम ख़ुद को डेवलप करना नहीं चाहते। हम नहीं जानते, हम जैसे आपने कहा कि बच्चे में क्या चेंजेस आती हैं, तो क्या हर मदर का, हर फादर का, इवन टीचर्स का, हम सब बड़ों का ये काम है जब, हाँ मैं यहाँ बैलेंस करते हुए, क्योंकि बच्चे लेवरेज ना ले लें, हमारा प्रोग्राम बच्चे भी सुन रहे होंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक छोटी सी बात पहले प्रिकॉशनरी मैं ज़रूर अर्ज़ कर दूं कि जो ज़रूरी है, अदरवाइज़ घरों जो जिस टेंशन को हम ख़त्म करना चाहते हैं, घरों में वो टेंशन ख़त्म होने की बजाय और बढ़ सकती है, एक कॉन्फ्लिक्ट की सूरत पैदा हो सकती है। हम जो भी चीज़ें यहाँ पेरेंट्स के बारे में मैं बताऊँगा या टीचर्स के बारे में बताऊँगा, तो ये पेरेंट्स और टीचर्स के लिए है कि वो बच्चों की इस अंदाज़ में हेल्प करें। ये इसलिए नहीं है कि बच्चे एक्सक्यूज़ बना लें, लेवरेज ले लें और हमारी मेरी आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद, बच्चे सुनने के बाद कहें लो जी, बिकॉज माई मदर इज़ नॉट डूइंग, because my father is not doing, because my teachers is not doing, because they are not learned people, उन्होंने सीखा ही नहीं हमें डील कैसे करना है। ये देखो सुल्तान साहब 10, 20, 30 गलतियां बता रहे हैं कि पेरेंट्स ने ये नहीं किया, दैट इज़ वाई हम ये जो ज़िद कर रहे हैं, जो इरीटेटेड हैं, हम ये जो नेगेटिव हुए हैं, हम जो अपना कंट्रोल खुद संभाल रहे हैं, हम जो कह रहे हैं हमें कुछ समझ नहीं रहा। तो सुल्तान साहब ने और फ़िज़ा ने बैठ के ये सारा ब्लेम पेरेंट्स के दरवाजे पे फेंक दिया है। मैं कहूँगा बच्चों को अपने एंगल से सोचना है, उनको बच्चा बन के सोचना है, पेरेंट्स की मोहब्बत में सोचना है, केयर में सोचना है, इखलास में सोचना है। हमारी सारी गाइडेंस पेरेंट्स के लिए होते हुए बच्चों के लिए भी है, लेकिन उसको लेवरेज नहीं बनाना, एक्सक्यूज़ नहीं बनाना। हैविंग सेड दैट, आपने जो पूछा है, बट पेरेंट्स का ये काम है कि बच्चे के बारे में वो चूँकि जान नहीं रहे कि बच्चे में क्या चेंजेस आ रही हैं। जब हम जान ही नहीं रहे तो रूल ये है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का, ह्यूमन इंटरेक्शन का रूल है, फर्स्ट अंडरस्टैंड बिफोर टू बी अंडरस्टूड। तो पेरेंट्स ये चाह रहे हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ा
बढ़ाऊंगी, फिर ब्रेक लूँगी, फिर हम दोबारा इसी टॉपिक को करेंगे। इतनी सही बात उन्होंने समझाने की कोशिश की कि जब दो लोग बात कर रहे होते हैं, चाहे पेरेंट्स, बच्चे, आप आपस में जो भी कम्युनिकेशन आपकी टीचर के साथ, उस्ताद के साथ आप बैठे होते हैं, तो दो लोग जब बात कर रहे हैं तो एक बंदे ने सुनना है और एक बंदे ने सुनने के बाद उसका जवाब देना है। हमारे वहाँ ये होता है कि हम बात कहते हैं नहीं, उससे पहले सामने वाला जो है ना हमें जवाब दे देता है, चाहे बच्चा हो या उस्ताद हो या माँ हो या कोई भी हो, तीनों में से कॉन्वर्जेसन सुने बगैर आप जवाब दे देते हैं। जब आपने जवाब दे दिया पहले ही, तो फिर आपने जब बात ही नहीं सुनी तो जवाब भी आपका पै 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 वाला आएगा बिना मतलब का। और जब आप सुन लेंगे कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है तो जवाब भी आप मतलब के हिसाब से देंगे, समझ के देंगे और उस पर गौर व फिक्र करके देंगे, चाहे छोटा हो, बच्चा हो, उस्ताद हो। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा सुल्तान साहब से बड़ा इसी टॉपिक पर मज़ीद डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और टीन एज की जो तरबियत है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमारे पास सुल्तान साहब मौजूद हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और हमें गाइड कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। अब हम कुछ सिचुएशन जो है मतलब बच्चों को किस तरह से ट्रीट करना है और सॉल्यूशंस जो है उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि जब बच्चे जवान हो रहे होते हैं, आपको भी पता है, जब उनमें चेंजेस आ जाते हैं, उनके पेरेंट्स को जो है वो समटाइम्स बुरा समझना शुरू कर देते हैं, दोस्तों को बहुत अच्छा समझते हैं, उनको उनका हर बुरी सोबत का दोस्त जो है उनको बहुत अच्छा लगता है और वो कहते हैं कि ये मुझे सही रास्ता दिखा रहा है, सही बता रहा है। क्योंकि आपको नई नई थोड़ी थोड़ी आज़ादी आती है ना, खुद मुख्तारी आती है, तो ये जो खुद एतमादी है, मुख्तारी है, ये आपको गलत रास्तों पे भी ले जाती है। इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं कि बच्चे जो है गलत राह पे ना चढ़ जाएं? प्लीज़ ओवर टू यू, आप सॉल्यूशंस हमें ज़रा गाइड कीजिएगा। जी फ़िज़ा, देखिए जब बच्चों के अंदर ये तब्दीलियाँ जिनका आपने ज़िक्र फरमाया आ रही होती हैं, तो अगर वालिदैन अवेयर्ड हैं, वो आगाह हैं, वो वाकिफ़ हैं और उनको होना चाहिए, तो वो इसके लिए तैयार होते हैं। बच्चों में ख़ुद एतमादी आना ये एक फ़ितरती बात थी, ये आनी ही थी। बच्चों ने जब अपने फ्रेंड्स में जाना था, उनकी दोस्ती होनी ही थी। बच्चों ने जब बड़े बच्चों के साथ मिलना था तो उनके अंदर ये नफ्सियाती ख्वाहिश का पैदा होना कि मैं अच्छा लगूं, मेरी बात मानी जाए, मुझे अप्रूव किया जाए, मुझे एक्नॉलेज किया जाए। पहले उसके अंदर अभी बहुत छोटी छोटी शाबाशी थी जो पेरेंट्स उसको गले लगा रहे थे, प्यार कर रहे थे। जैसे वो अगली सतह पे आ गया, अगर वालिदैन उसके लिए तैयार नहीं है और पुराने तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्री टीन में इस्तेमाल करने थे, और वो समझ रहे हैं जिस तरह बच्चों पे उनका ज़ोर चलता था प्री टीन में अभी भी चलेगा, तो अभी नहीं चलेगा, क्योंकि अभी बच्चे में फ़िज़िकल चेंजेस आ गए, वो फिज़िकली भी पावरफुल हो गया, उसे उस पावर का एहसास भी है। पहले उसे इजहार करना नहीं आता था, अब उसको इजहार करना आ गया। पहले उसे नो कहना नहीं आता था, वो अंदर से थोड़ा बहुत बुरा महसूस करता था छोटे होते हुए, प्री टीन में होते हुए, 2, 4, 5 साल की एज पे। अब उसे नो कहना आ गया, उसमें कॉन्फिडेंस, आपने फरमाया वो कॉन्फिडेंस आ गया। उसके पास व्यूज़ पहले नहीं थे, उसके पास कॉन्सेप्ट्स नहीं थे। अब वो जिन बच्चों में बैठ रहा है, जिस मीडिया को देख रहा है, उसके अपने व्यूज़ डेवलप हो रहे हैं। अगर पेरेंट्स उसी तरह आउटडेटेड रहें टीन एज को डील करने के एतबार से, तो ना ये बच्चों को अप्रूव कर पाते हैं, ना उनको एक्नॉलेज कर पाते हैं, ना उनके दोस्त बन पाते हैं। गालिब का बड़ा खूबसूरत शेर है, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, यानी एडवाइसिव, यानी बस नसीहत, बस डूज़ एंड डोंट्स की कहानी। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, जो पीयर्स आपके बच्चों के गम गुसार बनते हैं, दोस्त बनते हैं, उनके गम को देखते हैं, उनके दिल को समझते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, उन्हीं से दोस्ती होती है। और इंसान दोस्त से नसीहत भी कबूल करता है, जिससे वो समझ ही दुश्मन या दुश्मन जैसा रवैये का मालिक रहा हो, उससे वो कहाँ लेगा, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो टीचर्स हों। मैंने अपने बच्चे से आज आपके शो में आने से पहले पूछा, जानबूझ के, क्योंकि मैं फ़र्स्ट, हम जो कोचिंग कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, हमारा ख्याल होता है फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आए। तो आज मैंने अपने बेटे से भी पूछा, अपनी बेटी से भी पूछा। मैंने कहा बेटे आप बताएं, आपको टीचर्स क्यों बुरे लगते हैं, आपको पेरेंट्स कब बुरे लगते हैं, हमारी बातें कब बुरी लगती हैं? उन्होंने कहा जब हमें सुना नहीं जा रहा होता और ये कहा जा रहा होता है कि बस आपका कॉन्सेप्ट ले लिया जाए। इससे पता चला कि वालिदैन को सिर्फ अपने बने बनाए कॉन्सेप्ट्स को देना नहीं होता, बच्चों के साथ मिलकर उनके कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलना होता है, चारा साज बनना होता है, गम गुसार बनना होता है, मोहब्बत करनी होती है, सुनना होता है, समझना होता है। जब यहाँ तक आ जाते हैं, बच्चे की कम्युनिकेशन हमारे साथ जब रहेगी लगातार, तो बच्चा फिर वो करेगा जो अपने दोस्त बन के हम उसे बता रहे हैं।
अदरवाइज़ बच्चा वो करेगा जिनको वो पसंद करता है, जो उसकी सुनते हैं, जो उससे प्यार करते हैं और जो उसका ख्याल रखते हैं। थैंक यू सो मच। अपने बच्चों के दोस्त बने, बच्चों से प्यार करें, बच्चों को समझने की कोशिश करें, इसी वजह से वो जो है ना दूसरे गलत सोबत से बच जाएंगे। मेरी एक बहुत जानने वाली बड़ी प्यारी मेरी आंटी हैं, मेरी सहेलियों की तरह हैं, उनके साथ एक एक्सपीरियंस जो था वो मैं शेयर करना चाहूँगी। उनका बेटा एक अपने दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी गैदरिंग में लग गया, बहुत प्यार मोहब्बत हो गई, मगर थोड़े टाइम के बाद पता चला कि जो रोज़ पिक करने आता है, रोज़ ये साथ जो कंबाइंड स्टडीज़ करते हैं, ये उसको नशे में डाल रहा है। अब वो उस तरीके के पाउडर के नशे में उसको डाल चुका था कि जब माँ ने उसके साथ और बाप ने उसके साथ बहुत दोस्ती की, उसके साथ ट्रैवलिंग की, उसको बाहर अपनी वेकेशंस वगैरह पे लेकर गए, तो जब वो वापस आए तो आकर उन्होंने बच्चे को जो है ना कहा कि इस दोस्त की भी सोबत ठीक करो जिसने तुम्हें इन चीज़ों की आदत डाल दी थी। गुस्सा नहीं किया, बदतमीज़ी नहीं किया, ना बाप ने मारा पीटा, बहुत प्यार मोहब्बत से वेकेशंस पे ले जाकर उसको इन चीज़ों से दूर करके समझाया। और वो टीन एज में था, वो वापस आया तो उसने खुद अपने पेरेंट्स को आके बताया कि अम्मी मुझे मेरा दोस्त जो पाउडर देता था वो पाउडर था नशे का, और वो खुद जो पाउडर खाता था, एक दिन मैंने उसको कहा कि तू जो खुद पाउडर खा रहा है तू मुझे दे दे, जो मुझे तू दे रहा है वो तू खा ले। मैंने जब उसका पाउडर खाया तो वो ग्लूकोज का पाउडर था, और वो जो मुझे खिलाता था वो असली पाउडर था और मुझसे इतने इतने पैसे लेता था। तो देखें इस तरीके के दोस्तों से, इतनी गंदे लोगों से बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं, प्यार मोहब्बत से, गुस्से से नहीं, गुस्से से नहीं। ठीक है, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। मुझे भूल गई नहीं, आप तो मेरा प्यार थे। डॉक्टर वर्दा सिकंदर लाइव जा चुके हैं, मेरी इतनी प्यारी दोस्त है, मैं कैसे भूल सकती हूँ, आज हमारे शो पे मौजूद है। और नाज़रीन मैं बताऊँ, जैसे आज हमारे शो पे हमने बड़ा कुछ किया, जैसे हिप्नोटाइज था, अभी हमने इमोशनल जो है बच्चों के जो बिहेवियर होते हैं उसके ऊपर हमने बात की। अब हम बात करेंगे वेट लॉस के ऊपर, ठीक है। और वेट लॉस के लिए हमारे पास जो डॉक्टर वर्दा सिकंदर है, जो कि माहिर ग़िज़ाइयत हैं, हमारे पास जब आती हैं बच्चों की कोई डाइट बताती हैं तो वो इतने मज़े की। अच्छा मेरी सहेली भी है, इसलिए उनकी स्टोन से परेशान मत होइएगा दोस्त है मेरी, क्योंकि मैं हार कर चली गई थी तो उसको ये नाराज़गी कि मैं भूल गई। हाँ, इस वजह से कोई नहीं भूली। देखो आते के साथ ही, क्योंकि मैं महीना थी नहीं, मैं तो महीना ओके वैसे थी, इस वजह से। हाँ, तो अब एनीवे मेरी सहेलियां भी मेरे साथ हैं, और ये सारी जो है बेस्ट बच्चियां हैं जो आपको बताती हैं यहाँ पर कि आप किस तरीके से अपने ग़िज़ा में कौन सी ऐसी चीज़ें शामिल करें जिससे आप दुबले भी हो जाएं, सेहतमंद भी हो जाएं, और आपकी बॉडी जो है वो टाइटनिंग की तरफ चले जाए। क्योंकि देखिए वेट लॉस तो हर कोई कर लेता है। मेरी जब बात हुई थी तो मैंने यही बताया था वर्दा को, मैंने कहा कि वेट लॉस तो सब अगर जैसे करा देते हैं किसी ना किसी तरीके से, मगर उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो आती है स्किन टाइट नहीं रहती, लूज हो जाती है। मतलब सपोज मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाती हूँ। जी जी। ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी का आपका अगर जब वेट आप लूज करते हो तो ये जो है ना ये टाइट रहना चाहिए, जैसे ये टाइट है मांस, ठीक है, ये लटका हुआ नहीं होना चाहिए। मोस्टली लोगों के यहाँ पे ऐसे गोश्त लटक जाता है, स्किन लटक जाती है, पेट के साइड पर लटक जाती है, चेहरे की लटक जाती है, तो उसमें फिर एजिंग आती है और बंदा बुरा लगता है। दिस इज़ नॉट वेट लॉस। ऐसे वेट लॉस से बेहतर है कि आप खा पी के, मैं तो कहती हूँ मज बन जाए, मगर ऐसा वेट लूज ना करें। ऐसे एग्जैक्टली बिल्कुल गलत वेट लॉस आप समझे बीमारियों को दावत दे रहे हैं। मतलब ये इस तरह का चर्बी ऐसे लटकना शुरू हो जाती है, ऐसी एजिंग आ जाती है, ऐसा लगता है किसी ने तेजाब फेंक दिया, बाद में कोई ट्रीटमेंट हो गया, वेट उसको लॉस के लटक बाद रही है। 4 और बीमारियां आ जाती हैं, फिर हम कहते हैं कि उन बीमारियों को ट्रीट कर लें, वजन को गोली मारो। सबसे पहले तो बताइए ये वेट लॉस और फैट लॉस में वर्दा फर्क क्या है? अच्छा देखिए, सबसे पहले ये चीज होती है, वेट लॉस जो होता है ना उसमें मुकम्मल हमारी बॉडी का वजन कम हो रहा होता है, उसमें मसल मास भी कम हो रहा है और ओवरऑल बॉडी का वेट कम हो रहा है। जबकि जो फैट लॉस है उसमें जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे कंधों का वजन ज़्यादा है, मेरे स्पेसिफिक पेट का वजन ज़्यादा है, टांगों का वजन ज़्यादा है, किसी एक जगह पे जब स्पेसिफिक फैट ज़्यादा होता है उसको हम कहते हैं फैट लॉस, जो कि सबसे ज़्यादा हेल्दी है। कई बार हमारे पूरे जिस्म को वज़न कम करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमारा वेट बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन पेट बढ़ा हुआ है या फिर अपर बॉडी वेट ज़्यादा है, लोअर बॉडी वेट ज़्यादा है, तो इसको हम कहते हैं फैट लॉस करना। एक स्पेसिफिक जगह पे जहाँ चर्बी इकट्ठी हुई है उसको ख़त्म करना, वो चर्बी का स्टॉक जो है उसको ख़त्म करना, फैट लॉस वो जो चर्बी ने अपना एक घर बना लिया होता है ना किसी एक स्पेसिफिक जगह पे, उस घर वो को बहुत बर्न मुश्किल करना। से जाती है। वो स्टबन फैट हम उसे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्टिक हो जाता है, लीचड़ फैट में आम जुबान में पेशेंट को कहती हूँ कि लेकिन हम उसको निकाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हमने जानना है कि हमारा मसल मैस कितना है। जब मसल मैस ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली फैट मैस कम होता जाएगा, क्योंकि मसल जितना ज़्यादा आता जाएगा उस जगह पे
चर्बी जो है वो कम होती जाएगी। फैट लॉस करने के क्या इकदाम होते हैं जो बहुत ज़रूरी लोगों को करने चाहिए? अच्छा, फैट लॉस में जहां हम हमेशा कहते हैं 70% डाइट का रोल होता है और 30% एक्सरसाइज का रोल होता है, लेकिन जब आपने फैट लॉस करना है तो आपने इसका ऑपोजिट कर देना है, 70% एक्सरसाइज और 30% डाइट। तो कोशिश ये करनी है कि खास तौर पे अब जो आपका स्पेसिफिक जगह का वज़न है, एक तो वेट लिफ्टिंग करके उस वज़न को बाहर निकालें, दूसरा 3 चीज़ें बिग क्रॉस है, उसमें गुंजाइश नहीं है कि जी हम थोड़ा बहुत ले सकते हैं। सबसे पहले प्रोसेस्ड फूड और सफ़ेद मैदे वाली चीज़ें, उसमें सारी बेकरी आइटम्स आ जाती हैं, सफ़ेद नान आ जाते हैं, ये बंद कर देने हैं हम लोगों ने। मतलब नान वान भी? बिल्कुल, देखिए कोई भी चीज़ सफ़ेद मैदे से बनी है वो वाइट फ्लोर रिच है, वो हमने बंद। लाहौरी तो खाते ही नान चने। नान, अच्छा वो ये कहते हैं हमने बेकरी छोड़ी हुई है, बिस्किट्स छोड़ी हुई है, लेकिन साथ नान चने खा लेते हाँ। हैं। देखिए नान भी, सफ़ेद रोटी भी, तो अगर आप कर रहे हैं तो मुकम्मल तरीके से करें ताकि आपको कोई फ़ायदा भी हो। उसके साथ दूसरी चीज़ ये आ जाती अच्छा, है, सफ़ेद आटे वाली रोटी भी नहीं खानी? सफ़ेद आटे वाली, देखिए कोई भी सफ़ेद आटे वाली चीज़ है उसके अंदर फाइबर नहीं मौजूद, तो वो जो आपका रिस्ट्रिक्ट फैट है ना वो किसी तरह भी जिस्म से नहीं निकल पाएगा। तो इस वजह से कोशिश ये करनी है सफ़ेद मैदे वाली कोई चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने ये करनी है, अपने मेटाबॉलिज्म पे काम करना है। अब मेटाबॉलिज्म कैसे बेहतर होगा? मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले अपनी नींद बेहतर करें, स्लीप साइकिल बेहतर होगी, आपका स्ट्रेस बॉडी का कम होगा। तो हमारे जिस्म में एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो जिस्म से मुख्तलिफ जगह पे चर्बी आने लग जाती है, बॉडी डी शेप होने लग जाती है। तो उसको हम लोगों ने जो है वो कोशिश करना है कि अपनी स्लीप साइकिल ठीक करके, लाइफस्टाइल बेहतर करके, स्ट्रेस मैनेजमेंट करके इस चीज़ को कम करना है। थर्ड चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब होता क्या है, जितनी भी हमारे पास चीनी से बनी चीज़ें हैं, चीनी से बनी ड्रिंक्स हैं, वाइट शुगर जितनी भी है, कोई भी आपने प्रोडक्ट खरीदनी है उसके पीछे पड़ना है, अगर सुक्रोज लिखा हुआ है तो आप लोगों ने वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। अपने घर से टेबल शुगर हटा दें। आप यकीन माने इतना ज़बरदस्त फ़ैट लॉस होगा। उसके साथ साथ एक आखिरी टिप, बड़ी कमाल टिप है और ये लाइफ चेंजिंग टिप है। ये जब मैं पेशेंट्स को कहती हूँ ना, पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहिबा हमें ऐसा लगा है कि जैसे गुब्बारा था ना, गुब्बारे के अंदर से हवा निकल गई। इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, पानी की मिकदार का ख्याल रखना है। ये जो हम कहते हैं ना पानी बहुत ज़्यादा पिए, पानी बहुत, और पानी और नमक को इकट्ठे नहीं लेना। जैसे लोग अक्सर सकंजवीन का इस्तेमाल करते हैं, सालन है उसमें पहले पानी डाल के नमक पहले, ऊपर से आप पिंक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने नमक पकाना नहीं। जब नमक किसी चीज़ में पक जाता है ना तो वो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जाके सोडियम के साथ किसी मुख्तलिफ जगहों पे रिटेन हो जाता है। तो अक्सर वो क्या होता है कि वाटर मास ही हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो चर्बी के साथ मिलता है। तो गुर्दे भी इफेक्ट होते हैं, ब्लड प्रेशर का भी मसला हो जाता है। गुर्दे, कच्चा नमक नहीं खाना चाहिए कहते हैं लोग। कच्चा गट खास तौर पे, जिसने सारा कुछ हमारी बॉडी का इंजन, निज़ाम हजम जितना बेहतर रहेगा उतना ज़्यादा। तो इसलिए नमक और पानी को इकट्ठे नहीं लेना। आप यानी पका के नमक ना खाएं, आप ये पका के नमक ना खाएं। आपने पिंक सॉल्ट हांडी में इस तरह ऐड करना है, आप ऊपर डालें। तो लोग यही तो कहते हैं पका के नमक खाने से सही रहता है। तो ये मुझे बताओ ना, ये कहते हैं कच्चा नमक जो है, ऊपर से जो नमक लेंगे वो ज़्यादा मसला हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं अंडे पे भी जो हम ऊपर नमक ऐसे डालते हैं ज़्यादा, उसी से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। फ्रूट के ऊपर जो हम नमक डाल देते हैं उसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए, चाट मसाला वगैरह बनाते हैं, उस पर भी मना करते हैं लोग ज़्यादा, उस पर कहते हैं ज़्यादा होता है। बिल्कुल, मगर यहाँ पे आप उल्टा कह रही हैं, इसलिए मैं इसको क्लियर करवाना चाह रही हूँ मुझे। अच्छा देखें फिजा, हम लोगों को जिस्म में चाहिए 2300 मिलीग्राम नमक रोजाना, सोडियम जिसे हम कहते हैं, वो बनती है एक चाय की चम्मच। अब वो नमक हमने ये चाहिए ही चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए, ये हमारे जिस्म की जरूरत है। अच्छा, चाहे वो हम नमक में डाल के ऐसे, और किस फॉर्म में लेना है, कच्चा या पका के? अच्छा, ये चीज सबसे जरूरी है, उसको पकी हुई फॉर्म में ना लें। जब वो पानी, जैसे अक्सर हम चावल होते हैं ना, पानी डाला है उसके अंदर नमक डाला है, उसके बाद ही चावल डालते हैं, उसके बाद ही चावल होता ही है, बनाते हैं ऐसे सारे। फिर वो वजह बनती है जिससे हमारा वजन बढ़ता है। और
चावल जो है वो वेट हमारा लॉस नहीं होने दे रहे होते। अच्छा। वो क्या होता है कि जब वो हम चीज खाते हैं तो वो बॉडी के अंदर रिटेन। अब इस चावल को बनाना कैसे है? अब चावल में नमक तो लोगों ने डाला है, जायका तो देना है, मेहमान है, घर वाले बहू अगर फिर वो बोलेंगे कि बदमजा खाना दे रही हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, करना ये है कि हम लोगों ने, जब आप लोग चावल पका रहे हैं तो आप लोग क्या करें, इसके अंदर जब चावल पक जाते हैं तब ऊपर एक चाय की चम्मच नमक डाल के और उसके बाद उसको दम दे दें। मतलब हल्का जब सौता सिचुएशन है तब पानी में नहीं, पहले नहीं देना कि पानी में वो जो डायरेक्ट पहले नमक और प्याज इकट्ठे हम घोल देते हैं ना, वो चीज बहुत ज्यादा। सालन में भी जब हम आलू गोश्त का शुरबा वगैरह बना रहे होते हैं तो उस वक्त डाल सकते हैं एंड में? एंड पे जरूर डाल सकते हैं, पहले नहीं डाल। अच्छा, अगर हम एंड में खाना बिल्कुल नमक न डालें और प्लेट में ही हम डाल दें, एक सवाल है। जी जी बिल्कुल। तो अच्छा, इसका नुकसान नहीं होगा? इसका नुकसान क्या होता है कि अगर वो पिंक सॉल्ट है तो उसका कोई नुकसान नहीं, जैसे हम कहते हैं हिमालयन सॉल्ट। लेकिन अगर वो आप बिल्कुल आयोडाइज्ड सॉल्ट है वो ऊपर अंडे के ऊपर इस तरह, उससे क्या होता है कि हम कहते हैं नेगेटिव फूड कैलोरी हो गया, हमारे जिस्म को ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है उस खाने को हजम करने में। अब अंडे के ऊपर क्या सही है? फ्राई पैन में हमने जब अंडा फ्राई किया है उसी वक्त नमक डाल दें, या फिर जब प्लेट में हमारे पास आया नाश्ते में आप वो उतारने लगे हैं ना तवे से, तो तब ऊपर आपने हल्का सा नमक छिड़क लेना। बस that's it। और बाकी कोशिश किया करें जहाँ तेल ले रहे हैं वहाँ उसके साथ नमक नहीं लिया करें। तेल जो होता है ना ऑलरेडी हमारा ब्लड प्रेशर को हाई करता है और उसके अंदर इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6, जो हमारे हार्ट और ब्रेन हेल्थ को बेहतर करता है। जब हम ऊपर बहुत ज़्यादा नमक डाल देते हैं ना तो उल्टा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो इस वजह से अक्सर डॉक्टर कह रहे होते हैं कि अंडे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हम अंडे का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऊपर बहुत ज़्यादा नमक। तो हम काली मिर्च डालें, वरना अपना फ्लेवर डेवलप करने की बात है वो हम कोशिश कर सकते हैं। अच्छा देखिए, एक ब्रेक ले ले तो मुझे बहुत टेंशन लेती है लड़की। बंदा कुछ भी ना खाए, मुंह को जिप लगा ले यार, मगर खूबसूरत लगना भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर ब्रेक के बाद पूछती हूँ, रुक जाओ वरना एक ब्रेक के बाद ये चीज़ को हम मजीद डिस्कस करेंगे, पूछेंगे हिमालयन सॉल्ट की पहचान क्या होती है। आप हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट ऐसे पैकेट में मिलते हैं, बाजारी ले आते हैं, मगर उसमें क्या सही है, क्या हमारे लिए हमें यही लेने चाहिए, नहीं उसकी क्या पहचान है, ब्रेक के बाद पूछते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। मेरे साथ मौजूद है वर्दा, जो कि वेट लॉस के ऊपर बात कर रही है और हमें बता रही है किस तरीके से हम अपना वेट अच्छी तरीके से लूज़ जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, आप बता रही थी कि जो पिंक सॉल्ट है, हिमालयन सॉल्ट, वो अगर हम खाएंगे तो हमारा जो सही वाला जो सॉल्ट ले रहे होते हैं उससे बेहतर हो जाएगी सिचुएशन और वेट लॉस में भी मदद करेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो इसकी पहचान क्या होगी बाजार में? अच्छा, पिंक सॉल्ट जो होता है ये पिंक कलर का होता है, यही इसकी हिमालयन सॉल्ट की सबसे बड़ी पहचान है। और सबसे अच्छी बात है, हिमालयन सॉल्ट जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, बाकी नमकियात भी बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होती हैं, जिससे आपके जिस्म में डेफिशिएंसीज इलेक्ट्रोलाइट्स की वो भी नहीं होती। और बाकी ये है कि अगर आपने सादा नमक नहीं इस्तेमाल करना, ये जो आम होता है, अगर यूज़ करना है आयोडाइज्ड सॉल्ट या फिर जो, क्योंकि आयोडीन भी हमारी जिस्म की रिक्वायरमेंट है, आयोडीन सॉल्ट या फिर हिमालयन सॉल्ट, इन दोनों नमक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मसल्स डेफिसिट का शिकार हो जाती हैं मोस्टली औरतें जब वो डाइट कर रही होती हैं या फिर एक्सरसाइज कर रही होती हैं और इस तरीके से अपने वेट लॉस की तरफ आती हैं, तो व्हाई इज़ दैट? अच्छा, जब हम वेट लॉस कर रहे हैं और उसके साथ हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो वो क्या होता है कि वो जो फैट होता है ना, जब फैट लॉस होता है तो वो फैट लटक जाता है। तो इसलिए और ख़ास तौर पे वेट लॉस के दौरान जब उनकी मसल स्ट्रेंथनिंग फूड्स नहीं शामिल होते। अब मसल स्ट्रेंथनिंग फूड्स कौन से होते हैं? जैसे हमारे पास सोयाबीन्स हैं, काले चने हैं, कीमा एंड वाइट मीट है, मछली है, चिकन है। इसका इस्तेमाल जब हम अपनी हाई प्रोटीन डाइट, थोड़ी सी हम कहते हैं वेट लॉस के दरमियान रखें, ताकि आपके जो मसल मैस है वो मसल वेस्टेज ना हो और मसल मैस ठीक रहे। और उसके साथ साथ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो वो अचानक से क्या होता है कि जब फैट लॉस हुआ है तो वो फैट लटक जाता है। तो अब जिस तरह जिस्म की जो फ्यूल है वो डाइट है, इस तरह जो मसल का फ्यूल है वो एक्सरसाइज है। तो अब आपने उसको अगर मेंटेन रखना है और साथ आप मसल स्ट्रेंथनिंग फूड्स भी खाएं। और जिन औरतों ने अब वज़न कम कर लिया और अब अगर इस तरह लटक गया है तो उस सूरत में वो क्या कर सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्सेस का कोई भी सप्लीमेंट, किसी भी ब्रांड का बी कॉम्प्लेक्सेस का सप्लीमेंट, जिसको हम कहते हैं B6, B9, B12, जी जी जी, हाँ, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध के डब्बों में भी लिखा हुआ होता है, बिल्कुल, उसके ऊपर भी लिखा होता है।
खजूरों के अंदर बी कॉम्प्लेक्सेस बहुत अच्छे मौजूद हैं। हमारे पास जो सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, ससीमा सीड, ये तिल और ये जो आजकल मिक्स 6 सीड्स हम जिन्हें कहते हैं, इनके अंदर बी कॉम्प्लेक्सेस का बड़ा अच्छा कंटेंट क्या मौजूद है। वेट लॉस का मेजर किया जा सकता है किसी तरीके से? कोई इस तरह की कोई चीज़ होती है, बॉडी फैट स्केल्स हों जिससे पता चल जाए कि इतना? हाँ जी बिल्कुल, हमारे पास जो है वो एक टेस्ट होता है जिसे एक BMI हम कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। अच्छा, अब उसका तरीका ये होता है कि आपने अपने वेट को डिवाइड कर देना है अपने हाइट इनटू स्क्वायर से। ये मैनुअल तरीका है। उसके अलावा अगर हम गूगल पे लिखेंगे BMI कैलकुलेटर तो उसमें अपना वेट और हाइट डालेंगे। अगर आपका BMI 18 से नीचे है तो इसका मतलब है आप अंडर वेट हैं, और अगर 24 से ऊपर है तो आप ओवर वेट हैं। नॉर्मली हमारा ये 18 से 24 के दरमियान होना चाहिए। उसके अलावा एक हमारे पास डेक्सा स्कैन होता है जिससे पता लग जाता है जिस्म में कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारा कुछ कितना है। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारे पास एक BMD का टेस्ट होता है जिसको बोन मिनरल डेंसिटी, वो भी करा सकते हैं। उसके अलावा फैट स्केल्स होते हैं जो कि आपकी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, आपके अंदर वाटर कितना है, सब कुछ जो है वो बता देते हैं। मोस्टली न्यूट्रिशन क्लिनिक्स जो होते हैं उधर ये मौजूद भी होते हैं। अच्छा, ये जो हार्मोन्स को बैलेंस करना होता है स्पेशली वेट लॉस के दौरान, वो किस तरीके से किया जा सकता है? अच्छा, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब आप वेट लॉस कर रहे हैं आपने अपने जिस्म में कॉर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन जो है उसको बढ़ने नहीं देना। जब स्ट्रेस हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपके हार्मोन्स अपसेट। उसके अलावा एक मैं बहुत ज़्यादा बच्चियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि यंग जो बच्चियाँ हैं जब वेट लॉस कर रही हैं और अगर आपको ऑलरेडी कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, आपका साइकिल नहीं ठीक है, तो आप बग़ैर न्यूट्रिशनिस्ट की रिकमेंडेशन के डाइटिंग्स ना करें। उसमें पता है क्या होता है, कई बार हम हाई फैट, हाई कार्ब्स, हाई जोन, फलाने ने एक डाइट की, फलाने ने फलानी डाइट की, वो जब डाइट्स खुद पे करते हैं ना और आपको ऑलरेडी हार्मोन थोड़े अपसेट हैं तो वो जब आप डाइट करेंगे वो मज़ीद और ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे। अब जो क्या हमारे जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं वो भी कोई डिस्टर्ब होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स, जब हम इस तरह की डाइट करते हैं, सख्त डाइट करते हैं, सिर्फ अंडे की डाइट पे आ जाते हैं लोग, सिर्फ केला खा रहे होते हैं, सिर्फ एक गिलास उसके ऊपर दूध पी रहे होते हैं, लो फैट, तो इतने ये होते खा के तकलीफ, हमारे चक्कर, सर अपनी के आप बाल आंखों से में। लेके ना पाँव के नाखून तक हमारी बॉडी को मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं। इस वजह से हमारे जिसे आप कहती हैं बैलेंस डाइट हम जिसे कहते हैं। अब आप सोचें कि आप बीच में से 4 फूड ग्रुप निकाल रहे हैं, एक फूड ग्रुप निकाल रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आप सिर्फ प्रोटीन का इस्तेमाल करें, पट्ठों को तो प्रोटीन मिल गई, हमारे ऑर्गन्स को भी मिल, तो बाकी जिस्म का क्या हुआ? हमारी शुगर, हमारा ब्रेन, हमारे लिगामेंट्स, टिश्यूज़, हर चीज़, पूरा दिन बॉडी की वर्किंग तो वैसे की वैसे ही रहनी है। तो इस वजह से बहुत अहम है कि हम लोग बैलेंस डाइट करें, और लेकिन उसका तरीक़ेकार होता है, कुछ में हम कार्ब्स बढ़ा देते हैं, कुछ में प्रोटीन, कुछ में फ़ैट। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप एक नॉर्मल इंसान है, आपने वेट लॉस करना है तो बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जितनी चीज़ें 6 से स्टार्ट होती हैं, चावल, चीनी, चिकनाई, चने की दाल, हाँ, इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ हम लोग ये कर सकते हैं कि फाइबर इनटेक बढ़ा दें। आप खाली पेट जब आपने सुबह उठना है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर अच्छा फाइबर मौजूद है, इसबगोल का छिलका भी ले सकते हैं, छिलका, चिया सीड इस्तेमाल कर सकते हैं, सेब खा सकते हैं छिलके समेत। चोकर मिलता है, चोकर को मिक्स करके आप 1 गिलास पानी के अंदर जो है वो खा ले सकते हैं। जौ का पानी भी पी सकते हैं। कोई भी आपने फाइबर का सोर्स खाली पेट लेंगे, उससे हमारा शुगर लेवल डाउन हो जाएगा, और फिर जब हम वो कार्ब्स, बेशक नाश्ते में आप रोटी खा लें कोई मसला नहीं, तो उससे आपका वेट बढ़ेगा नहीं, आपका वेट लॉस होना अच्छा, ये जो पेट पे चर्बी जमा हो जाती है, ज़्यादा स्टॉक हो जाता है लड़कियों को और औरतों को, जब वेट बढ़ना शुरू होता है तो सबसे पहले औरतों को यही फीलिंग्स आती है कि जैसे फूला फूला जिस्म है, मोटे नहीं हुए हुए होते उस वक्त में, और सबसे पहले जो फीलिंग्स आती है वो आती है कि नहीं कुछ भारी भारी फील है, कुछ भरा भरा सा हो रहा है, पेट जैसे फुल फुल सा, कुछ सूजन सी, जैसे कुछ हवा भर गई, पानी ज़्यादा पी लेने के बाद जो पेट फूल जाता है, वैसी सिचुएशन ज़्यादा आती है औरतों को ये फीलिंग्स। तो इस सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को जो भरा भरा फील करें, फूला फूला फील करें, वो कैसे नॉर्मल करें? या फिर लेमन ग्रास का कावा दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है, या फिर उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सौंफ और अजवाइन और सफ़ेद ज़ीरा, इसका कावा दिन में 2 मरतबा। ये हमारी बॉडी की, अजवाइन गर्म तो नहीं होगा? नहीं, उसकी क्वांटिटी का ख्याल रखना है। आपने याद रखना है ये सारी चीज़ें आपने चम्मच की टिप
आप ये मुझे जो बता हमारी दें, जैसे ये finger पानी tip की है। बोतल है, आप उठाएं हाथ में, जी, 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 आप जी। इसके हिसाब से जितना इसमें पानी आ रहा हाँ है जी। इतना पानी बनाना है। अगर ये हमें इतना कहवा तो पानी कितना? अगर हमने बनाना है तो हमने क्या करना है, ये इसका ढक्कन है, ठीक है, ये इस ढक्कन में आपकी सौंफ, अजवाइन और उसके साथ साथ तीसरी चीज जो मैंने बताई, सौंफ, अजवाइन, सफेद जीरा, तीनों चीजें इतनी होनी चाहिए। ओके। हाँ, ये पूरे ढक्कन के अंदर उन तीनों चीजों को और मिक्स उनका कर लें। अर्क कितनी देर तक को ये निकालना है या अच्छा, फिर? अब ना दो तरीके होते हैं। एक होता है अगर किसी का स्टमक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, स्टमक सेंसिटिव है तो उसमें आपने क्या करना है, अगर जो है वो स्टमक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो उस सूरत में क्या करें कि आप लोग ये जो चीज़ें हैं इनको रात को पानी में भिगो के रख दें एक बोतल के अंदर, और सुबह पूरा दिन में वो इस्तेमाल कर लें। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप लोग, अगर आपके स्टमक को कोई मसला नहीं तो सुबह खाली पेट इसका कावा इस्तेमाल कर लें। अब ये फाइबर तो नहीं है फिर? ये फाइबर आपने नहीं, क्योंकि कहा हमें लेकिन ये फाइबर हमारे खाना है। जिस्म को डिटॉक्सिफाई कर रहा है। वो लोग जिनको स्वेलिंग है, जिनको अच्छा। स्वेलिंग है या पेट साफ नहीं हाँ। रहता, कब्ज की शिकायत बहुत अच्छा। ज्यादा रहती है, ये उनके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। जिन जो कहते हैं कि हम ओवरऑल तो मोटे और नहीं, bloating के लिए भी ठीक रहेगा? ब्लोटिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, और बॉडी डी शेप्ड है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अरे वाह, ये अच्छा बहुत जी। जबरदस्त थी। अच्छा, आसान से टिप्स है और ये सब कुछ हमारे किचन में मौजूद देखिए जी, होता है। बहुत आसान सी चीज़ इन्होंने बताई है। इन्होंने कहा है कि ये जो ढक्कन है इस बोतल के हिसाब से, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इसमें इन्होंने इतनी, जैसे ये जो पानी है इसमें इन्होंने लेना है ज़ीरा सफ़ेद, इतने ढक्कन के अंदर सब कुछ आना चाहिए, अजवाइन आनी चाहिए, ठीक है, और इसके साथ सौंफ, इतना जितना कुछ टोटल मिकदार इसके अंदर आ गई। उसके बाद आपने इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा दम दिया, उबाला, ठीक है, और उसके बाद आपने उसको छान के अच्छी तरीके से स्ट्रेन करके ऐसे पानी बना के सुबह सुबह नहा मुँह भी पी सकते हैं। ऑल्दो उन्होंने कहा है फाइबर, मगर ये उन लोगों के लिए जो वेट लॉस में जो फूला फूला फील करते हैं, जिनके पेट में ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिनकी कब्ज़ की कोई शिकायत है या कोई ऐसी उनको इश्यूज़ हैं जिस पे उनको लगता है कि खाना हज़म नहीं हो रहा, तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत आपको हेल्पफुल करेगा, क्योंकि सौंफ जो है हज़म के लिए बहुत अच्छा होता है, चाहे वो आप चबाएं या उसका सौंफ का पानी पी लें। वो जो हम ग्रे वाटर बच्चों को पिला रहे होते हैं, हाजमे के लिए पिला रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, उनको जब बर्ब नहीं आती तो वो सौंफ का पानी यही तो अर्क निकाल के पिला रहे होते हैं। तो इनकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें बता रही हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, जिस तरीके की आपने एक हमें कहवा बता दिया, चमत्कार कहवा, क्योंकि ये मैं बहुत पुराना, जी, बहुत जी। टाइम से पीती आ रही हाँ, हूँ, बहुत इसलिए मुझे effective है। आपका बहुत अच्छा लगा। जी, जी। मुझे थोड़ा सा, क्योंकि याददाश्त का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मेरा काम दिमागी है, 10 चीज़ें मेरे दिमाग में बैठनी, बोलने का काम, तो मैं इसमें ना दालचीनी का वो पाउडर भी डाल देती होती हूँ। हाँ, बिल्कुल, सिनेमन वो गोल वाली जो है वो भी डाल देती हूँ। शुगर से नर्वस भी ब्रेकडाउन हमको के लिए बचाता अच्छा है। अगर आप दालचीनी, अगर किसी डायबिटिक तो we can add that, right? वी कैन ऐड दैट। पीसीओएस है किसी बच्ची को, वो अंदर उसके दालचीनी लिए तो ऐड बहुत करें, अच्छा उसके है लिए ना? बहुत मुफीद है। बिल्कुल। जबरदस्त। एक और आप हमें वेट लॉस की कोई जल्दी से कोई ऐसी रेसिपी, कोई चीज़ खाने की ऐसी बता दें, चलते फिरते हम अपने पर्स में रखें और वो हम खा लिया करें, ताकि हमारी टेंशन दूर रहे। अच्छा, एक और बड़े मज़े की चीज़ है, वो ये कि आप लोगों ने क्या करना है, दिन में एक सेब अपने बैग में रखना है। अच्छा। जब 11 से 12 बजने हैं या 4 से 5 वक्त का टाइम होना है, उस टाइम हमें लगती है हल्की हल्की भूख, और वो टाइम मोस्टली होता है हमारा बाहर। अब वो जो टाइम बाहर होता है ना, वो क्या होता है कि हमें फिर जो मिलता है हम गलत मलत बाहर से खा लेते हैं। तो जब आपके बैग में वो सेब मौजूद होगा या एक आड़ू छिलके समेत, तो आप उसका इस्तेमाल कर लेंगे, तो आपका बेहतरीन जो है वो एक स्नैक भी हो जाएगा, और ऐसा स्नैक है जिससे आपको वीकनेस भी नहीं होगी और वज़न बड़ा ज़बरदस्त कम हो जाएगा। ज़बरदस्त वर्दा, मज़ा आ गया। चले जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वर्दा ने जितनी मज़े की चीज़ें, डाइट प्लान्स आपको बताएं, किस तरीके से आप वेट लूज़ कर सकते हैं, ये चमत्कार चीज़ें बता दी हैं, इसको अमल कीजिए, इसको ट्राई करके देखिए। ये सारी किचन में पड़े हुए वो हर्ब्स हैं जिनको हम सालन, खाने, पकानों में तो इस्तेमाल करते हैं फ्राई करके, मगर हम इनको इस तरह से अपनी ज़िंदगी में लिक्विड के साथ या ऐसे फक्की के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। इफ़ यू ट्राई दिस देन यू विल लूज़ वेट डेफिनेटली, ये क्योंकि मेरा आजमाया हुआ है और ये बहुत जल्दी इफेक्ट करता है आपकी बॉडी में। तो ट्राई दिस आउट, और अपनी डाइट जिस तरह से उन्होंने बताई है वैसे कंट्रोल करके देखें। तो नमक भी थोड़ा सा छोड़ दीजिए, देखिए ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, एक ट्रू स्टोरी अभी हमारे पास है, और एक ऐसी कहानी जिसको हम डिस्कस तो कर सकते हैं, मगर मैं अपने शो पे इस तरह से लाना नहीं चाह रही थी। मगर जो फैमिली है उनकी बहुत मजबूरी है एहतजाज करने के लिए। वो यहाँ पर हमारे सेट पे अपने बेटे को लेकर आए हैं, जो पेशेंट है,
और स्टोरी बहुत दर्दनाक है। मैं चाहूँगी कि आप अभी मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि मुझे भी आपका साथ चाहिए। मैं अकेले ऐसे ये सिचुएशन मुझे नहीं लगता मैं हैंडल कर सकूँगी। और आप मेरे साथ इस स्टोरी को सुनिएगा, आप स्टोरी को फेस कीजिएगा, और यही रियलिटी है जो हो रहा है माशरे में। बहुत दर्दनाक कहानी है। अली जो कि उर्फ नासिर भी हैं, उनके वालिदैन मेरे साथ मौजूद हैं। स्ट्रेचर पे आप उनको देख सकते हैं, ये भाई हैं। मगर इस तरीके की कंडीशन है इनकी कि इनको मैं स्ट्रेचर के बगैर यहाँ पे इन नहीं कर सकती थी। ये जो मेरे भाई हैं, इनके दोनों हाथ जल गए थे और ये काट दिए गए हैं। और अभी पूरी बॉडी की भी सिचुएशन, हड्डियों की, पैरों की और गर्दन की आप सिचुएशन देख सकते हैं। नौजवान बेटा है किसी का, लख्ते जिगर है, खूबसूरत खूबरू नौजवान, आज इस स्ट्रेचर की मदद से मेरे शो पे आया है। जिस हाथों से वो मज़दूरी करता था, जिस हाथों से वो काम करता था, जो हाथ अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए उठते होंगे, इबादत के लिए उठते होंगे, या अपने माँ बाप की खिदमत के लिए उठते होंगे, आज उसके वो हाथ काट दिए गए। बड़ी दर्दनाक स्टोरी है, मुझसे बोला नहीं जा रहा, बट आई हैव द फैमिली विद मी। मैं चाहूँगी कि आप उनकी ज़बानी ये चीज़ें उनसे सुने। उनके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और उनकी वालदा भी मेरे साथ मौजूद है, और ये एहतजाज पे हैं, इनके साथ बहुत गलत हुआ है। आई वांट कि आप ये सिचुएशन सुने ज़रूर। रिजवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान साहब, सबसे पहले तो आप बताइएगा स्टोरी है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये जो नासिर है एक मुलाजिम है, अपना प्राइवेट मुलाजिम है, और अपने फैमिली का जो पेट पालने के लिए ये अकेला भाई था, बकाया दूसरे भाई छोटे थे। तो एक लैंडमैन था, अपना वापटा में जॉब करता था, उसके साथ ये काम करता था। इसने उसको 5 लाख रुपए भी दिए हुए थे कि आप मुझे नौकरी, सरकारी नौकरी मुझे दिला दें। तो तकरीबन 6-7 साल उसके साथ काम किया इसने, और जब लास्ट में इसने मुतालबा किया कि आप मुझे नौकरी भी नहीं दिला रहे और पैसे भी नहीं दे रहे, इसको घर से बुला के इसको बोला कि आप यहाँ पे काम करें। और लाइट ऑन थी, जैसे इसने टच किया यहाँ पे कहाँ पे काम करें? ये लाइनमैन था, उसके साथ मेन 11 kV की जो तारें थी, हाँ। खंबे के ऊपर, खंबे पे। जी। अच्छा। इसको चढ़ाया कि लाइट बंद है। एसडीओ साथ था, अमजद इकबाल और अकरम येहू है, अच्छा, जो इसके साथ थे। जब ये ऊपर चढ़ा, इसने टच किया और फौरी करंट लगा, और ये जिसके जो दोनों बाजू हैं ये फौरी तौर पर डैमेज हो गया। इसको हॉस्पिटल लेके आया तो उन लोगों ने इसके दोनों बाजू मुकम्मल तौर पर काट दिए। मतलब ये पूरी एक साजिश थी। जी। उसको पैसे वापस करने थे, जो पैसे अली ने दिए थे अपनी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए। माँ बाप की पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगी होगी, मेहनत से पैसे इकट्ठे किए होंगे अपनी औलाद के लिए। औलाद ने भी छोटी छोटी नौकरियाँ पता नहीं कहाँ काम करके, कहाँ धक्के खा के तो ये पैसे जमा किए होंगे। उसकी पूरी ज़िंदगी लग गई होगी बेचारे की। उसने वो 5 लाख रुपए जमा करके उस बंदे को दिए हैं, और उस बंदे ने जब पैसे देने का वक्त आया, नौकरी दिलाने का वक्त आया, तो उसको कहा खंबे पे चढ़ो, तो ये स्विच जो है ये ऑफ है, मेन ऑफ है, और तुम ये प्लगिंग लगाओ। कितनी मोटी तारों पे? ये 11 kV है, जो मेन तारें होती हैं 66,000 जो अपना उल्टी होती हैं, सबसे इतनी हैवी वोल्ट। ठीक है। इसकी शादी थी, 1 माह के बाद शादी थी। इसने अपने पैसे वापस मांगने की कोशिश किया कि मेरी शादी है, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। उसने कहा जी नहीं, आप काम करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज आपको पैसे नहीं देंगे। 1 माह के बाद इसकी शादी थी, और उसने उसको ऊपर चढ़ाया है, और वो लाइट ऑन और थी। सबसे बड़ी जो दर्द की बात है, तकलीफ की बात है, इसके ऊपर एप्लीकेशन भी सबमिट कर दी है कि ये तारे चोरी कर रहा था। हमने इसके मौके पे देखा है, इसका बिल्कुल उसने पता नहीं किया। ऊपर से इसको, जबकि 2 बंदे नीचे खड़े हुए थे। एसडीओ, अपना एसडीओ रूरल चूनिया खड़ा हुआ था, ठीक है, और एसडीओ वो भी खड़ा हुआ था। जी, मौके पे खड़ा हुआ था, मौके पे खड़ा हुआ और था। जो लैंडमैन है अकरम येहू, वो भी मौके पे खड़ा हुआ था। ठीक है। उन दोनों ने फिर इसके ऊपर एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है कि इसने हमारी तारे चोरी की है। मतलब हमने खुद झूठी देखा। एप्लीकेशन दायर करवा दी इसके जी, ऊपर जी, 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 कि ये तारे जो था चोरी कर रहा है। जी। अभी इसने एप्लीकेशन सबमिट करवाई है चूनिया अपना थाने में, अभी तक इसकी सुनवाई मुकम्मल तौर पे नहीं हुई। अभी तक सुनवाई नहीं। जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम लाइनमैन को भी फ़ोन पे लेने की कोशिश करते हैं और हम आपको हकीकत बताते हैं। मगर ये रियल स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है, ये एहतजाज है, इसलिए मेरे साथ मिलकर आवाज़ उठाई है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। आंटी, अब मैं चाहूँगी जिस तरीके से आप एहतजाज करने को गलत पर्चा भी कर दिया है,
नासिर भाई के ऊपर, और नासिर भाई बेगुनाह हैं, अपना पैसा मांग रहे थे, नौकरी मांग रहे थे, और उस बंदे ने इस तरीके से उनको फंसा दिया, जबकि एसडीओ भी खड़ा हुआ था साथ, वो खुद भी बंदा खड़ा हुआ था, और वो बिजली सारा कुछ ऑन थी और उसको चढ़ा के उसकी पूरी ज़िंदगी सेक पे डाल दी। 3 दफ़ा इन्हें कहा भी इन्हें भी बत्ती बंद की है, बत्ती बंद की है, तो कहता बंद दे। इन्होंने कहा था? हाँ जी, इसको बयान तुम लै सकते जी। इन्हें 3 दफ़ा कहा भी बत्ती बंद आंदा बत्ती बंद है, उन्हें 1000 तू तो बत्ती बंद है, उन्हें सर जी फिर वेख लो मैं गरीब बंदा कि मैंने काम ना को पै जाए पा देना, आंदा नहीं बत्ती बंद तू चढ़, तो फिर खंबे ते चढ़ के बेल्ट पा के फिर भी इन्हें कहा भी बत्ती बंद है, आंदा बत्ती बंद, टच करन लगा तो नाल लग गया, बत्ती नहीं सी बंद। दोनों हाथ जल गए? दोनों हाथ जल गया, पीछे गिच्ची ते भी जैंपर लगा था, हाँ, ते गोडे ते भी जैंपर लगा था, ते बाजू का फिर इत्थों तक ना सका सी नहीं सा बढ़ा दे बाजू, बच्चा किवें खाएगा रोटी, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਤਫਾਕ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕਟੀਜਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਦਿਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ, ਏਡੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਸੀ, ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੱਥ ਸੀ, ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆ। ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। शादी थी? हाँ, महीने की शादी सी, मंगनी हुई, ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ 16 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਗਣੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਕਾਨ ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਅਟੈਚ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾ ਲਓ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਪੇ ਸਹੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਲੋਰ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ मगर भजे हैं। जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ उनके पास गए आप लोग? नहीं असी नहीं गए, वो साढ़े पास ही नहीं आया, जाके उन्हें साड़ा जिस ऑपरेशन लिस्ट च लै गए ने ना तो गायब हो गया, उन्हें सानू दस्या। उस दूसरे दिन जाके उन्हें दरखास्त दी थी भी बत्ती चोर है, तो मैं तेन जानता ही नहीं था। हम लाइनमैन को फ़ोन भी कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, एक्सीएन और लाइनमैन दोनों को फ़ोन कर रहे हैं, दोनों फ़ोन नहीं उठा रहे, जबकि उनका मौक़िफ़ भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वो भागे क्यों, मौके से, मौके वारदात से भागे क्यों। जिस दिन ऑपरेशन थिएटर लै गए वो भाग गया, वो नहीं साडे हत्थी आया, वो फिर उस तो बाद उन्हें आके पता ही नहीं किया भी बच्चा जिंदा है, फौत हो गया है, सही है, जो भी है वो नहीं साडे मत्थे लगा। कितने टाइम से उसके साथ काम कर रहा था ये? 6-7 साल हो गए ने। सैलरी लेते थे? दिहाड़ी देता था, कितनी? 1200 बस। बस। और रिश्वत कितनी दी थी इसने नौकरी के लिए? इन्हें 5,000 रुपया दिया था, 3 लाख पहले ते 2 लाख बाद दिता सी भी तेन 5 लाख रुपए 5 लाख रुपया दिया सी भी तेन नौकरी पक्की करवावा, तो ये भी इसे लालच च लगा रहा, मैंने पक्की करवा दे, लैंडमैन है तो एसडीओ है, मैंने पक्की करवा दे, इस लालच से लगा रहा सी। और कितना टाइम पहले लिया था 5 लाख? कितने वक्त पहले लिया था 5 लाख? 1 साल पहले 6 महीने दिता सी 3 लाख, तो फिर उस तो बाद 6 महीने 2 लाख दिया था। अच्छा। जानता सी जल्दी जल्दी मैंने पैसे दे दे। जिसको दिए थे पैसे उसका क्या नाम था, उसको बताइए। अकरम। अकरम लाइन में है? हाँ, अकरम लाइन में पतोगी का कौन सा डिवीजन है? पतों से डिवीजन दारी मैंने पता, चूनी है, चूनी रोड। कौन से रिजवान? चूनिया रूलर से। हाँ, चूनिया रूलर, पत्तों नहीं, चूनिया रूलर। चूनिया रूलर से। अली भाई है, नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। सॉरी नासिर भाई, 1 मिनट, ये बेटा मच्छर हटाइए पहले, इनको लगेगा अंदर, ऐसे अंदर गया, ये रही जल्दी अंदर घुसा है, अंदर अंदर, हाँ ये निकाल दें, बस बस उनको तकलीफ़ ना दें। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। नासिर भाई क्या कहेंगे, ये किस सिचुएशन, किस तरीके से, और क्या कहा था उन लोगों ने आपको, किस तरीके से फ्रॉड किया, सब बताइए, धोखा कैसे दिया?
अभी मैं ना 1:30 बजे, तकरीबन 1:30 बजे हाँ कांदूरंगड़ मीटर लगा रहा था, अच्छा तो मुझे ना अकरम लाइनमैन और एसटीओ साहब ने कॉल की थी। हाँ कह रहा था कि हमारा फीडर बंद हो गया तो जल्दी पहुँचे। मैं मीटर लगा रहे हैं थे, हाँ। फिर बाद च आना आ चल ठीक जल्दी आ जा। अच्छा इन्हें मैंने बाद फिर कॉल की थी 10 मिनट बाद, हाँ पहुँचा नहीं है। मैं निकल रहा तो उतों निकलियागा कि रास्ते च आके मैंने ना फिर कॉल की थी कितने पहुँच गया। मैं सिर्फ 5-10 मिनट थोड़े को पहुँच गया। हाँ मैं बाईपास चूड़ियाँ आया इतने बिस्मिल्ला चौक, उत्थे साडा राड़ पिया है नवाबडा दा। हाँ मैं राड़ फड़िया गया तो मैं फिर उत्थे पहुँचा। मैनू इन्हें कॉल की थी कितने है, मैं कहा मैं ते को दूसरा बाईपास चूड़ियाँ ते आ गया। जी इन्हें कहा कोट गांबे वाली ब्रांच पहुँच। अच्छा कोट गांबे वाली ब्रांच मैं पहुँचा तो ये मगरों आ गए ने। हाँ मैं इन्होंने फ़ोन किया, मैं कहा भी दूसरा कितने गई है। इन्हें कहा भी तू ना उत्ते चढ़, असी पहुँच गए पे तेरे को 2 मिनट च ते बत्ती बंद है। मैं कहा बत्ती बंद है, किवें बत्ती बंद है दसो मैनू। ये आपने कंफर्म किया? हाँ जी, कह कितनी रहा बार? 3-4 दफ़ा मैंने बोला उसको। अच्छा मैंने उसको बोला कि बत्ती कैसे बंद है। उसने बोला कि ट्राली बाहर निकाली हुई है, पैनल जो अंदर हाँ, जाता है हाँ। वो पैनल के वो फ्यूज़ होता है बड़े वाला, हाँ वो लगे तो लाइट चलती है, वरना नहीं चलती। वरना नहीं चलती। ठीक उसने कहा वो बाहर निकाली हुई है तो ऊपर PTW लगाया हुआ है। हाँ तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने ना अपनी बेल्ट निकाली जो इन्होंने मुझे दी हुई थी, सारा सामान दिया हुआ था हाँ। सेफ्टी के लिए, हाँ दस्ताने, बेल्ट, प्लास, कटर जो भी है हाँ इन्होंने मुझे दिया हुआ था। हाँ तो मैंने वो पहना, तो मैंने ग्लव्स पहन के, तो फिर इसकी मुझे कॉल आई है, कहता अभी खोले नहीं है। मैंने कहा मैं अभी नीचे थे ये लोग, नीचे खड़े हुए थे? नहीं, अभी आ रहे थे। अभी आ रहे थे? हाँ जी। आप अकेले थे उस वक्त? हाँ जी, उस वक्त मैं अकेला था। ओके अच्छा 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 अच्छा, मुझे लगा ये नीचे थे। अब फिर तो जब मैंने बेल्ट पहन ली है और उसके बाद मैंने खंबे पे चढ़ा हूँ, हाँ नीचे ये आ गए हैं। अच्छा मैंने इनसे अभी आपने पूछा- ऑन नहीं, वो कहानी लगाई नहीं थी, उससे पहले ये नीचे आ गए? हाँ जी, ठीक। मैंने ऊपर चढ़ गया था ना, आप 3-4 तो हाँ ऊपर ही थे, स्टेप ठीक ऊपर है, चला गया था। ठीक है। तो ये नीचे है, इन्होंने कहा अभी खोले नहीं है आपने, अभी इधर क्या कर रहे हो आप। हाँ मैंने कहा सर जी मैं ना बिजली की वजह तो नहीं चढ़ियागा, तो तुसी मैंने दसो। इन्हें कहा बिजली बंद है, जल्दी कर कर, ड्यूरेशन पै रही। अच्छा भी बिजली वो पिछो पावर प्लांट चो बत्ती अपने खाते पे आ रही। ठीक SDO शो का होइएगा। हाँ मैं गया उत्ते ते मैं सेंटर च जाके फिर इन्हूं पूछा, मैं कहा भी सर जी बिजली बंद है। कहंदा बंद है जल्दी चढ़। मैं गया उत्ते बेल्ट पा के मैं उल्टा हाथ छुआया, नूं तार नूं लगाया, हाँ मैनू उन्हें पकड़ लिया बिजली ने। तकरीबन 4-5 मिनट मैं ऊपर लटका रहा हूँ। उसके बाद इनके दूसरे मुलाजिम आए हैं, मुझे नहीं पता कब आए हैं वो, कब नहीं आए। उन्होंने मुझे रेस्क्यू किया हुआ। तो जब मैंने इनको बोला कि मुझे बचा लें, मैं मर जाऊँगा, तो कहते हौसला करें कुछ नहीं होता। हाँ फिर इन्होंने मुझे ना वैसे उतारने की कोशिश की है लेकिन नहीं उतरा मैं। हाँ। फिर उन्होंने रस्सा मंगवा के मेरे कमर के साथ बांध के मुझे ना बेल्ट मेरा निकाल के ना, हाँ फिर उन्होंने मुझे नीचे उतार के कैंट हॉस्पिटल में ले गए। उधर से कुछ आर्जी दवाई मेडिसिन दवा के इन्होंने मुझे चूनिया सिटी हॉस्पिटल में रेफ़र करवाया। हाँ उधर से रेफ़र लाहौर करवा कर इधर जिना हॉस्पिटल में रेफ़र करवा के एडमिट करवा के, वो जो अकरम लाइनमैन था वो जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए तो वो वहाँ से गायब हो गया। मुझे नहीं पता वो कहाँ है कहाँ नहीं है, और वो उसके बाद मुझे मिला भी नहीं है, और ना मुझे देखने आया ना मुझे पूछने आया। और आपको कितनी दर्द है? अभी आपके दोनों हाथ काट दिए गए? हाँ जी, कटे गए। अभी आपको कितनी पेन है, कितनी तकलीफ है, क्या सिचुएशन है? तीन ऑपरेट हो चुके हैं अभी 3 तक। ऑपरेट हो चुके हैं? हाँ जी, अभी तक 3 ऑपरेट हो चुके हैं। चौथा आज करना था उन्होंने, ये एक घुटने का गोडे वाला, तो मैंने कहा मैंने नहीं करवाना, ठीक हो जाएगा। अच्छा सिचुएशन ही ख़राब हो गई। मैं तो सीरियसली, मैं सुन के मेरी हालत ऐसी हो रही है, आप लोग को देख के कुछ समझ नहीं आ रही। अकरम लाइनमैन से बात हुई है अभी हमारी,
तो कंट्रोल रूम वाले जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के हमारी डायरेक्टर टीम सारे लोगों ने बात की है। वो कहता है कि मैं दुबई में हूँ, नहीं सॉरी मैं इंक्वायरी में हूँ और जी मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, ये प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन है तो मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, ना ही मुझे कोई इसके बारे में पता है, ना मैं इसको जानता हूँ और मैं इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं देना चाहता। उसने ये स्टेटमेंट दी है अभी। जी अली भाई। झूठ उसने बोला था कि मैं इसको जानता नहीं हूँ। मैंने इसके पर्स में से इसका कार्ड निकाला, फिर मुझे पता चला कि ये कांदू खारे का लड़का है। फिर मुझे पता चला कि ये कांदू खारे का लड़का, मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ। हालांकि मैं 7 साल से इसके साथ काम कर रहा हूँ। मुझे इसने अपना बेटा बनाया हुआ था, अपने घर से खाना कभी कभार खिलाता था, अपने घर उधर ही। पैसे ईटने थे ना, पैसे घेरने होंगे शायद ये मुझे नहीं पता था फ्रॉड करेगा, ये नहीं मुझे पता था। कैसा दौर आ गया देखें ना, रिश्वत भी इससे ली है बेचारे से और अब पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। कॉल उठाया तो कहते हैं कि मौक़िफ़ भी नहीं देना चाहता हूँ, मैं इस पर बात भी नहीं करना चाहता हूँ। एक बंदे की जान देखें, कहते हैं मैं तो उसको जानता भी नहीं, है तो प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन है, उसकी जान की कोई अहमियत नहीं है, इंसानी जान की कोई वैल्यू ही नहीं रही है। कीड़े मकोड़ों की तरह जैसे रास्ते में ऐसे कोई चींटी आ गई, पता भी नहीं चला, पैर के नीचे रोंद के निकल जाए, ऐसे किसके लिए कर रहे हैं हम ये? आप ये सारी रिश्वतें ले रहे हैं, कल को आपके बच्चे मुंह न लगाएं, आपको अपनी कब्र भारी कर रहे हैं। आप हैं किधर लेके जाना है आप लोगों ने ये माल? लोगों के साथ जो ये ज्यादती कर रहे हैं, ये आपकी औलाद के आगे नहीं आएगा क्या? अल्लाह के आगे नहीं जवाब देना आप लोगों ने। इतने लीडर हैं, खुदा बन गए दुनिया में, खुदा समझते खुद को कि कुछ हो ही नहीं सकता, आपका कुछ कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। आपको किसी की बद्दुआ, किसी की तकलीफ़, किसी की गरीब की बद्दुआ तो अर्श तक जाती है। उसकी जान सेक पे कर दी, उसकी शादी होने वाली थी, आधा जिस्म तो कट गया उसका, रोटी तक नहीं खा सकता, माँ बाप का सहारा था। आपने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, अजियत कर दी। अकरम लाइन में ना आपने बड़ा गलत किया है। ये चीज़ आपके सामने ज़रूर आएगी, बहुत बुरी तरीके से आएगी। हमारे गवर्नमेंट के जो अदारे हैं ना, उनसे भी अपील करती हूँ कि इसको इंसाफ दिया जाए, जो भी इसके अंदर मुलव्वस है उसको सज़ा दी जाए, ताकि गरीब का बच्चा इंसाफ तो हासिल कर सके। हमारे इस माशरे में हम क्या करते हैं, हमने टीवी पे देख ली, सोशल मीडिया पे ये चीज़ें देख ली, देख के बस आँख बंद करके अपने सुकून से अपने रोज़मर्रा के काम करना शुरू कर देते हैं। क्या हम इसकी आवाज़ नहीं उठा सकते? हम लोगों को शेयर नहीं कर सकते? किसी गरीब की आवाज़ नहीं बन सकते हम? बहुत बुरी सिचुएशन है इसकी। और अगर मैं आपको बता रही हूँ, आपको अल्लाह तो देख रहे हैं ना, जो खुद खुदा बने घूम रहे हैं ना, ऐसी दर्दनाक अजियत, ऐसी दर्दनाक तकलीफ़ मिलेगी। खौफ करें, आप अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं, रिश्वत खिला रहे हैं। प्लीज़ हुकूमत से अपील है, इंक्वायरी करें और इस फैमिली को इंसाफ दिलाएं, खुदा का वास्ता। और इनकी फाइनेंशियली मदद भी कर सकते हैं तो कीजिएगा, ताकि इसका इलाज अच्छे से अच्छा हो जाए। जो सिचुएशन है, अल्लाह आसानियाँ करे। अल्लाह हाफ़िज़।